अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से पेश आएँ। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा बिहेव करें, बट हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं इसको भी हमें सोचने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ अच्छा बिहेव करें तो पहले एज एन एग्जाम्पल आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना शुरू करें। कोई आपको कुछ कह देता है, आपको बात अच्छी नहीं लगती तो रूडली मत रिस्पॉन्ड करें। हो सकता है उनका दिन ख़राब चल रहा हो या किसी परेशानी में हो, किसी स्ट्रेस में हो और उनको रियलाइज़ भी ना हो रहा हो। तो हमेशा अपने आप से काइंडनेस की शुरुआत करें एंड छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एक दूसरे के लिए हमेशा करते रहें। आगे बढ़ते हैं, एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैंने पिछले मैसेज के अंदर अमानत की अक़साम बयान की थी। अमानत की दूसरी किस्म वो है जिसका ताल्लुक़ इंसान की ज़ात के साथ है, जिसका ताल्लुक़ इंसान की ज़ात के साथ है। उसके मुतालिक भी पूछा जाएगा। ये आँखें हमें अल्लाह ने अमानत के तौर पर दे रखी हैं। देखना, इसमें ख़यानत ना करना, बदनज़री ना करना। ये ज़बान अल्लाह ने हमें अमानत के तौर पे दे रखी है। देखना, इससे झूठ ना बोलना। ये हाथ अल्लाह ने हमें बतौर अमानत के दे रखे हैं। देखना, इससे चोरी ना करना। ये पाँव अल्लाह ने हमें बतौर अमानत के दे रखे हैं। देखना, इनको लेकर गुनाह की तरफ न जाना, वरना क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे। बल्कि ख़ुद इरशाद फरमाया रब्बुल आलमीन ने, यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, जिस दिन हम तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देंगे, तुम्हारे आज़ा गवाही देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, इन आज़ा से गुनाह न करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस अमानत को अदा करने की, इसकी लाज रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का एंड प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल हमेशा इम्प्रूव करते रहें, बेहतर होते रहें। हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को देखें और कहाँ पर आप कुछ गलत कर रहे हैं, कहाँ पर आप की वजह से किसी और को परेशानी हो रही है या स्ट्रेस हो रहा है, और हमेशा उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें। एंड ये मत सोचें कि किसी और ने क्या किया, कोई और किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, किसी और की ज़िंदगी में क्या है और क्या नहीं है। हमेशा अपने ऊपर फोकस रखने की कोशिश करें, अपने आप को हमेशा हमेशा बेहतर करते रहें, ग्रो करते रहें। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज वेदर। रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में ही शहर का मतलब जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा और सूरज और बादलों के दरमियान आंख में चले का सिलसिला जो है वो आज दिन के औकात में जारी रहेगा, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और दर्जा हरारत जो है उसमें भी कमी जो है वो वाक़ होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 57% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवाएं चलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो सर्द हो गया और उसके साथ साथ जो बादल छा गए हैं उससे भी फैसलाबाद का मौसम जो है वो सर्द होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बूंदाबांदी की पेशन गोई जो है वो की गई है कि आइंदा 2 रोज के अंदर जो है शहर फैसलाबाद में जो है वो बारिश बरसेगी और फैसलाबाद का मौसम जो है वो सर्द हो जाएगा। चंद दिन पहले ऐसे लग रहा था जैसे गर्मी का मौसम जो है वो वापस आता हुआ नजर आ रहा है और सर्दियां जो है वो वापस जा रही है, लेकिन कल के रोज में या रात के रोज में होने वाली जो बारिशें हैं वो शहर फैसलाबाद के मौसम को दोबारा से सर्दी की तरफ ले जाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना फैसलाबाद शहर के मौसम के हवाले से। ऑफकोर्स जो सर्दी की शिद्दत हमें नवंबर के बाद से महसूस हो रही थी वो कम हो चुकी है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली दिन के दौरान इतनी सर्दी नहीं महसूस होती है। बट फिर भी कोशिश करें कि अपने आप को, स्पेशली ये जो बदलता हुआ या तब्दील होता हुआ मौसम है, ये जो पोर्शन होता है एक महीने का जहाँ पर ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, उसमें बीमार होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अपने आप को
कोशिश करें कवर करके रखें, स्पेशली अगर आप गर्म कमरों से बाहर निकल रहे हैं या सर्दी से आप अचानक से वापस अंदर जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि कोई ना कोई चीज़ आपके पास लाजमी तौर पे हो। इसके अलावा हाइड्रेशन का खास तौर पे ख्याल रखें। एक चीज़ जो कि मैं पर्सनली हमेशा नोटिस करती हूँ कि सर्दियों में आपको पानी का इतना ख्याल नहीं रहता, आपको महसूस हो रहा होता है कि शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली आपको ये भी रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि जितनी अच्छी आपकी हाइड्रेशन होगी उतनी अच्छी आपकी स्किन होगी, ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। आप अगर एंग्शियस हो रहे हैं तो कई दफ़ा सिर्फ पानी पीने से आपको बेहतर महसूस होने लग जाता है। तो डेफिनेटली बहुत सारी और चीज़ों से ये रिलेट करती है, तो हाइड्रेशन का खास तौर पे ख्याल रखें। इसके अलावा सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, अपने बैग में रख लें, अपने साथ कैरी कर लें, दिन के थ्रू आउट हर कुछ घंटों के बाद रीअप्लाई करते रहें। आगे बढ़ते हैं, अपने आज के सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, अपने फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। आप लोग जानते हैं कि फैसलाबाद शहर में जब भी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो डेफिनेटली फैसलाबाद शहर is known for that, and different economical political issues directly impact करते हैं उन सब लोगों पर, हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री पर भी, और उन सब लोगों पर, चाहे वो बिजनेसमैन हों, बिजनेस ओनर्स हों, स्किल्ड वर्कर्स हों, या फिर डेली वेजेस हों जो कि किसी भी बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है। अब अगर आप सोचें तो आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि सिर्फ एक मिल में या एक कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये लोग मौजूद नहीं होते, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं, जो कस्टम्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट और सेक्टर्स, या इवन टैक्सेशन की अगर आप बात करते हैं तो ये सब जुड़े होते हैं, कंबाइंड होते हैं किसी भी एक इंडस्ट्री के साथ। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे मुल्क की करंट सूरत हाल का क्या इम्पैक्ट है इंडस्ट्री के ऊपर, क्या असर है इंडस्ट्री के ऊपर, और आने वाले साल में क्या प्रोडिक्शंस हैं, क्या हो सकता है अगर इलेक्शंस होते हैं वक्त पर, अगर इलेक्शंस नहीं होते और इसी तरह से हम इकोनॉमिक को चीज़ों को बदलता हुआ देखते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होंगे। हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि आज हमारे इस डिस्कशन में साथ देंगे। सबसे पहले हमारे साथ मोहम्मद बिलाल डोगर मौजूद हैं, सिटी 41 एंकर पर्सन है। बिलाल, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ हाफिज़ अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर PHMA हैं, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। बिलाल, जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि किसी भी इंडस्ट्री के साथ, किसी भी सेक्टर के साथ सिर्फ वो लोग मुंसलिक नहीं होते जो कि एक्चुअली में वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, बल्कि आप ट्रांसपोर्टेशन देख लें, आप वहाँ का स्टाफ देख लें, आप जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है उनको देख लें, जो टैक्सेशन, कस्टम्स, अगर आप एसोसिएटेड हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में तो ये भी चीज़ें साथ शामिल हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप लोकली बात करते हैं तो डेफिनेटली रिटेलर्स एंड शॉपकीपर्स जहाँ से वो चीज़ें खरीदी जाती हैं, तो बहुत सारी डिफरेंट अगर आप देखें हमारी सोसाइटी के सेगमेंट्स इसके साथ मिले होते हैं किसी भी एक इंडस्ट्री के साथ। हाल ही में जो सूरत हाल है किस तरह से ये डिफरेंट सेगमेंट्स को इम्पैक्ट करता है एंड इकोनॉमिकली इंडस्ट्री एंड हमारे वर्कर्स कहाँ पर स्टैंड करते हैं? इस वक्त इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा बुरे हालात है। मेरे ख्याल में हमने हाफिज राशिद महमूद साहब को इनवाइट किया, तो इसका मकसद आज ये है कि पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के ये एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और हाफिज राशिद साहब बड़े एक्टिव एक्सपोर्टर हैं, जो कि अगर देखें तो एक्सपोर्ट के अंदर कोशिश कर रहे हैं नेटवेयर वाले कहीं ना कहीं इस मामले को, इस डूबती हुई नाव को पार लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने गलती बड़ी पीछे कर ली, जिसमें मैं किसी एक जमात को नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले मार्ज इल्ज़ाम ठहराऊंगा। तो ये बड़ी जेन्युइन सिचुएशन है, क्योंकि आपने IMF के साथ माहदे किए, फिर उन्हें आंखें दिखाई, उस माहदे उस पूरे प्रोसेस को पूरा नहीं किया जिस बिना के ऊपर PDM आई, मिफ्ता इस्माइल कहीं ना कहीं चल रहे थे, लेकिन इसहाक डार ने भी वही काम किया, आंखें दिखाई। अगर हम वहीं उस नहज पे आ चुके हैं कि आज वो कह रहे हैं कि गैस और बिजली की सब्सिडी भी खत्म कर दें। जब गैस और बिजली की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी तो हम रीजन के अंदर कंपैटिबल नहीं रहेंगे। और मेरे ख्याल में नेटवेयर और होम टेक्सटाइल जो मैं कर रहा हूँ, आप सब मेरे ख्याल में बाद में से क्लियर कर देंगे कि ये दो वाहिद हैं जो पूरी पाकिस्तानी बरामदात को, टेक्सटाइल जो कि 60% ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, उसको सबसे ज़्यादा मैनेज किए हुए हैं, यानी कि उसको पकड़े हुए हैं। उसकी इस नाव को दो अहम सहारे हैं, होम टेक्सटाइल और नेटवेयर। नेटवेयर टॉप पे है, लेकिन आलमी ऑर्डर सबसे ज़्यादा इनके पास है। अभी हेम टेक्सटाइल से होम टेक्सटाइल ले आए हैं, वो ऑर्डर्स लेके आए हैं, ये भी लेके आए हैं, इनके पास भी ऑर्डर्स मौजूद हैं ऑलरेडी। लेकिन ये एक रेट देते हैं। अब उस रेट के अंदर जब बिजली और गैस के इजाफी प्राइसेस बढ़ जानी है, रोज की बुनियाद के ऊपर बढ़ता हुआ यौन पड़ जाना है, तो इनके पास कॉस्टिंग करना नामुमकिन हो जाएगी। यानी कि इन्होंने फॉर एग्जांपल एक जैकेट मैंने पहनी है, इसकी कीमत दी है कि ये फॉर एग्जांपल $50 में बन रही है, तो कल इनकी कॉस्टिंग ही $60 की हो जाती है, तो ये इंडस्ट्री नहीं चलाएंगे, ये चाहेंगे ऑर्डर कैंसिल हो जाए, हम फैक्ट्री बंद कर देंगे।
कोई भी अपनी जेब के ऊपर कट नहीं लगाता, कट उतना लगाता जहां उसको 1-2 रुपए बचे, उससे भी अपने बच्चों का पेट पालना है। लेकिन जब ये आप कहें कि 10 रुपए वो अपनी पास से डाल के एक्सपोर्ट करे, तो ऐसा एक्सपोर्टर नहीं करेगा, और मेरे ख्याल में एक्सपोर्टर्स ऐसे करते भी नहीं है। हाँ, बिल आखिर जो आपने कैप हटाई है उसके मुस्बत असरात आएंगे। अभी देखा कि डॉलर एक एटलीस्ट 176 175 पर फिर से शुरू दिन के आगाज के साथ ही कम हुआ है, 78 पैसे, तो 175 पे 275 पे जा चुका है। तो अभी ओपन मार्केट के अंदर कमोबेश कल को इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि IMF के साथ डील आपकी जुमेरात वाले दिन, जुमेरात कल है, तो कंफर्म हो जाएगी। कुछ सख्त शराइत हैं जिसके अंदर अभी ये भी है कि 1 घंटा गर्मियों में अभी जैसे मुआहदा हो जाएगा 1 घंटा आगे कर दिया जाएगा, उससे होगा ये सरकारी दफ्तर जो 8 बजे लगते हैं तो वो 7 बजे लगेंगे, यानी टाइम 1 घंटा आगे हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपकी गर्मियों के अंदर कंजम्पशन जो है इलेक्ट्रिसिटी की, AC की, वो कम हो जाएगी। उसके साथ 3 दिन छुट्टी कर दी जाएगी, जुमा हफ्ता इतवार। ये प्रपोजल अभी सामने आई है जिसपे अभी मुआहदा होना बाकी है। तो अगर ये चीजें हो जाती हैं, जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन बंद होता है, कमोबेश एक साल में अब 400-500 अरब रुपया जो है वो बचा लेते हैं सिर्फ इससे। तो हमें बेसिकली अपने एक्सपेंडिचर्स ही कम करने हैं, क्योंकि सरकारी दफ्तरों के अंदर AC का इस्तेमाल, सरकारी ऑफिसर्स की गाड़ियों का पेट्रोल, डीजल और उसके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। डीजल जो भी जनरेटर चलते हैं, ऑफिस की लाइट्स चल रही होती हैं, स्कूल खुले होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर लगा लें तो एक बहुत बड़ा बजट आप जो अपना सेव कर लेंगे। और आपको मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कट लगाने पड़ेंगे, बड़े बुरे मौशी हालात के अंदर इस वक्त जकड़े हुए हैं। और IMF की बेसिकली मुआहदा होने के फौरन बाद ही अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक ट्वीट देख रहा था, पाकिस्तान तहरीक साहब के साबिक मशीर थे वो तजारत के ऊपर, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जिसके पास डॉलर है अब निकाल दो, अब आखिरी टाइम है, इससे ऊपर जुआ मत खेलिएगा, क्योंकि ये लास्ट पीक है जो डॉलर मार चुका है। खुदा ना खास्ता वो लफ्ज मैं नहीं बोलता होता, आपके प्रोग्राम पहले मैं कह चुका हूं, मेरे मुंह में खाक, वो दिन आए तो फिर डॉलर तो सब कुछ ही क्रॉस कर जाएगा, फिर तो चीजें हाथ से बाहर हो जाएगी। लेकिन वो दिन नहीं आएगा, क्योंकि IMF ने जब मुआहदा कर लिया तो जितनी भी आपकी सपोर्टिंग कंट्रीज है, जिसमें UAE ने 2 अरब का वादा किया, सऊदी अरब ने 1 अरब का किया है, इस्लामिक बैंक ने किया है, एशिया बैंक ने किया हुआ है, आपके यूरोप और अमेरिका UK ने जो आप साथ फंडिंग का वादा किया है, वो फिर साथ ही जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड होता है कामयाब, तो वो सारे पीछे आ जाते हैं, क्योंकि वो सेव हो जाते हैं कि अब हमारा पैसा डूबेगा नहीं, हम सेव एनवायरनमेंट के अंदर है। जब ये होगा तो एटलीस्ट आपके रिजर्व जैसे ही 8-9 अरब के करीब पहुंचते हैं, जितना भी डॉलर स्टॉकर है बस फौरन डॉलर फेंकेगा बाहर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इकोनॉमिस्ट के पास बैठना या कुछ अकलो फहमो दनिस के मुताबिक देखें तो ये चीजें समझ आती हैं आपको कि अभी जो डॉलर स्टॉक करके बैठा उसे पता है गवर्नमेंट, पंजाबी के गवर्नमेंट फंसी हुई है, हले असी सुटांगे तो पागल होवांगे। तो वो टाइम देख रहे हैं जब वो ये चाहेंगे कि अब पता है कि गवर्नमेंट ईज होगी है, गवर्नमेंट अपने पांव पे आ जाएगी या गवर्नमेंट इस पे खेल सकती है, तो वो अपना डॉलर फेंकेंगे। उसे फेंकते ये होगा डॉलर रिवर्स होगा, और इतना रिवर्स होगा कमोबेश इसकी एक्चुअल पोजीशन जो अभी इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं वो 245-240 है, तो वहां तक जाता है। तो मेरे ख्याल में जो बाद में मसनूई में हुई चीजें महंगी, इसमें कुछ रिलीफ नजर आएगा आपको। पेट्रोलियम मसनूआत डेफिनेटली जो कमोबेश लेवी का वो कह रहे हैं 40 रुपीज बन रही है, जो वो सेल टैक्स बढ़ाना है कह रहे हैं, तो सेल टैक्स अब उसके साथ साथ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होगा, आम आदमी को थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, चीजें वापस आएंगी मुमकिन तौर पर, इंपोर्ट शुरू हो जाएगी मुमकिन तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर 17% से 18%, वो कह रहे हैं सेल टैक्स खत्म करें, आप 1% और बढ़ा रहे हैं मुआहदे के अंदर। आप फिर दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि बिजली और गैस सब्सिडी बंद कर देंगे, तो ये लोग बड़े खतरे में आ जाएंगे जो पाकिस्तानी बरामदात का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। पहले हमने बेवकूफ़ी की, हमने रेमिटेंस खराब कर लिए, हमने एक्सपोर्टर का पैसा आने से रोक लिया, अब उधर से निकलेंगे तो हम इधर फंस जाएंगे जहां हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में इतना बड़ा रेवेन्यू 2 अरब से जायद का एक महीने में दे रही है, तो हमें वो धचका लगने का हम मुश्किल वक्त में है। अगर आप भी बताना चाहें कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज इस वक्त इंडस्ट्री में मौजूद हैं, एंड क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रही हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो है वो इकोनॉमी का है कि चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी पे हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी पे इकट्ठा होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिस पे एक कंट्री जो है वो स्टेबल होता है, और इस वक्त हमें सियासत छोड़ के रियासत को बचाने की ज़रूरत है। ज़ातियात पे हम लोग काम ना करें बल्कि मुल्क को बचाने के लिए काम करें। इस वक्त बहुत ही गंभीर सिचुएशन है,
ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है, जो चल रही है वो भी सर्वाइवल पोजीशन पे चल रही है। इस वक्त हमें ये चाहिए कि हम लोग सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करें, अनस्टेबिलिटी की जो पोजीशन है इसको ख़त्म करें, क्योंकि अनस्टेबिलिटी की वजह से ही मतलब इंटरनेशनल मार्केट भी हमारी डिस्टर्ब हो रही है और लोकल मार्केट भी डिस्टर्ब हो रही है। जी थैंक यू। बिलाल, जब डॉलर प्राइसेस जिस तरह से फ्लक्चुएट कर रही हैं, इस वक्त भी अगर हम बात करते हैं, पास भी बात करते हैं, कुछ ही दिनों में या 2 हफ्ते का अगर आप टाइम पीरियड देखते हैं, इसमें आपको महसूस होगा कि डेफिनेटली प्राइसेस 280 रुपए से मेरा ख्याल है, अगर इफ आई एम करेक्ट, जनवरी 20 के अराउंड, एंड अगर अब भी हम देखते हैं तो वो 330 से ऊपर जा चुकी है। तो इस पर भी मैं ज़रूर चाहूँगी आप बात करें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आबिद सईद बोल रहा हूँ जी। जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कर कुछ शेयर करेंगे या? जी जी, सॉरी, कुछ शेयर करना चाहेंगे या कुछ पूछना हाँ जी, चाहेंगे? शेयर करना चाह रहा हूँ। जो बात हो रही है ना करंट में, उस पर ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए जो बंदे अपना डॉलर में ट्रेड करते हैं ना, उनको किसी तरह रिस्ट्रिक्टेड करें। ठीक है जी, अगर उनको आप पकड़ लेते हैं या उनको आप रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं ना, तो बिलीव करें हमारी इकोनॉमी का रिवाइवल विद इन फ्यू डेज, मैं लफ्ज यूज है, विद इन फ्यू डेज रिवाइवल हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी का। तो ये प्लीज मेरा मैसेज है, इसको जरा कन्वे करें जरा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बिलाल, अगर आप हमारे कॉलर ने जो कहा उस पर भी बात करना चाहें, डॉलर प्राइसेस एंड डिफरेंस इन कंपैरिजन, सिर्फ अगर पिछले हम मैं तो कल की आपको एक रिपोर्ट बता देता हूं जो ब्लूमबर्ग ने एक शाया की है कि 5 मिलियन डॉलर डेली स्मगल हो रहा है पाकिस्तान से अफगानिस्तान। 5 मिलियन डॉलर। देन मेरे ख्याल में मैं तो ये सवाल करूंगा, हम कहाँ खड़े हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम तो डिफॉल्ट हमें होने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो पैसा ही मेरे ख्याल में अगर 5 मिलियन डॉलर रोज की बुनियाद पे आपके सिर्फ स्मगल हो रहे हैं, तो आपके तो 2-3 माह में मेरे ख्याल में रिजर्व तो यहाँ चले गए हैं, आपके पास तो रिजर्व भी मौजूद थे। बिलाल, जिस तरह आपने स्मगलिंग की बात की, एंड हमारी ऑडियंस के लिए भी जो ऑफ कोर्स इतने नहीं है वेल वर्स्ड, क्या मतलब है इसका? अगर स्मगल हो रहे हैं हमारे मुल्क से पैसे अफगानिस्तान, तो ये किस तरह से हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट देखें, करेगा? सबसे पहले तो इसमें 2 टोक अल्फाज में उन तमाम लोगों पे, ना तो वो पाकिस्तानी हैं, ना वो पाकिस्तानी अपने नाम कहलवाने के हकदार हैं, जो अजाफी पैसों के अंदर डॉलर बेच रहे हैं। ये लोग वो हैं, 2.75 रुपए अगर डॉलर है ना, तो ये हुंडी में 300 का बेच रहे हैं। अब कौन खरीद रहा है? आपको सबको मालूम है हमारा हरीफ कौन है, हमारा हमसाया मुल्क भारत है। वो डॉलर फेंकता है, उससे डॉलर नहीं चाहिए, लेकिन वो डॉलर खरीद रहा है हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए, हम हो रहे हैं। और ये बड़ा, इस पे बहुत सारे लोग कहेंगे हम हर चीज का इल्जाम इंडिया पर डाल देते हैं, ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। अफगानिस्तान डॉलर कहां लेके जा रहा है? उसके पास तो डॉलर पहले मौजूद, वो हमसे तगड़ा है, उसने महंगा डॉलर क्यों खरीदना है? या तो उसने रिजर्व्स रख के कुछ करना है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो 5 मिलियन डॉलर स्मगल होने का मतलब है कि कुछ भी खरीदा नहीं जा रहा, ये स्मगल हो रहा है, चोर रास्ते से उधर जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? जो लोग आज भी यहां बैठे डॉलर बेच रहे हैं 300 पे, 300 से ऊपर, वो बेसिकली इस मुल्क के साथ दुश्मनी करे। मुझे एक सवाल एक जवाब दे दें वो लोग, क्या खुदा ना खासा इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है तो वो लोग, उनका घर, उनका माल, उनकी जमीनें, जायदादें पाकिस्तान में महफूज रहेंगी? जिसका जवाब होगा नहीं। तो फिर वो इतना, वो कहते हैं ना, आग से खेल क्यों रहे हैं जब आग ही आपको लग सकती है? तो हम उस आग के साथ, उस आग को बुझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे जिसने इस मुल्क के लिए कुछ अमन पैदा करना है? उस आग को हम बढ़ा क्यों रहे हैं? उसके अंदर हम कीमतों को फ्लक्चुएट क्यों करने दे रहे हैं? और इसके अंदर ये नहीं है, इसके अंदर आपके पूरी मार्केट के अंदर एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा ग्रुप है जो माफिया जिसे कहते हैं। खान साहब ने इतनी गवाही दी माफिया, लेकिन ये माफिया इतना तगड़ा, ये घूमता है। आपका सोने की कीमत ऊपर जाती है, वो उधर चले जाता है, डॉलर ऊपर जाता है, उधर जाता है, धागा ऊपर जाता है। यानी कि वो ऐसा बंदा है जो ब्रायलर जाता है उसको भी खरीद लेता है। वो जहां फ्लक्चुएट होगा वहां अपना पैसा फेंकता, घुमाता, ले जाता है। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है? वो ब्लैक मनी है, वो रोटेशन में नहीं आ रही। रोटेशन में तब आएगी, घर बनेंगे, मजदूरों को जाएगा, मजदूर जाके करियाना खरीदेगा, किराने वाला आगे रिटेलर को देगा, ताजर खुशहाल होंगे, कपड़ा खरीदेगा, बेटी की शादी करेगा, बेटे की शादी करेगा, खर्चा घूम रहा है, सर्कल घूम रहा है। अब ये सर्कल रुका हुआ है,
कहीं ना चल रहा है लेकिन बहुत स्लो है। जब ये सर्कल चलता है ना पूरा, तो हर चीजें ठीक हो जाती है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत है। हमने अपना FBI ने रिपोर्ट में देख रहा था, FBR ने भी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की है। तो बेसिकली गवर्नमेंट की अगर कुछ मिसकंसेप्शंस या गलतियां हैं, उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि वो लीडिंग पार्टी है PDM के अंदर, वजीर आज़म उनके हैं, इसहाक डार उनके हैं, ये IMF का मुआहिदा या पॉलिटिकल डेथ होगी या पॉलिटिकल सर्वाइवल होगी, दो ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस चीज़ों को अब हो रहा है। जैसे पहले फैसल वाबडा बोले, अब 2-3 दिन से शहबाज गिल कुछ उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। उन्हें इमरान खान तक जाने नहीं दिया गया, रोक लिया गया घर के बाहर, उनके सिक्योरिटी गार्ड, और उनको यानी कि ये दिन आना था कि शहबाज गिल लोगों को मिलवाते थे, अब उनको बाहर रोक लिया गया। जो उन्होंने इजहार भी किया कि मेरे साथ कोई तारीख में नहीं जाता। अब फवाद चौधरी के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। वो कहते हैं कि जिसको गिरफ्तार करते हैं ये उनके साथ मिल जाते हैं। यानी कि अपनी ही पार्टी के अंदर आपके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है कि जो भी बंदा गिरफ्तार होगा आप उसको निकालेंगे। एंड बिलाल, क्या ये आपको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्पेशली बिकॉज हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री के हवाले से है, तो आई वुड वांट टू नो कि वहाँ पर किस तरह से बातचीत चल रही है, या किस तरह से आपस में इन सूरत हाल को देखते हुए कि आपस में बात तक नहीं करना चाह रहे, तो किस तरह से इकोनॉमिक मसाइल या पॉलिसीज़ को हैंडल कर रहे हैं इस वक्त, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी बात कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर एंड डिफरेंट इश्यूज जो कि एग्जिस्ट करते हैं एंड किस तरह से चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं। ब्रेक में बिल्कुल जाने से पहले स्मगलिंग के बारे में बात की, डॉलर स्मगलिंग, एंड किस तरह से उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। हाफिज़ साहब, अगर आप बताना चाहें, स्पेशली अगर आप देखते हैं जिस तरह से कंटेनर्स नहीं मिल रहे या और डिफरेंट शॉर्टेजेस जो कि हमारे मुल्क में इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं, कुछ इंपोर्ट से रिलेटेड हैं, कुछ उससे हटकर भी हम इस वक्त फेस कर रहे हैं लोकली, तो क्या सूरत हाल है और किस तरह से इंडस्ट्री में लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं? जी, इस वक्त जिस तरह सबको मालूम है कि इंपोर्ट काफ़ी अर्सा से स्टॉप हुई है। इंपोर्ट की स्टॉपेज की वजह से पूरी की पूरी मार्केट जो है वो डिस्टर्ब है, क्योंकि सब कनेक्टेड हैं। हम लोग जो चीज़ें हमारी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, वो हमने डेफिनेटली बाहर से सोर्सिंग करनी है। तो हमारी सप्लाई चेन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। हमारे कंटेनर्स अगर इंपोर्ट के मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा, उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो डिले का है कि हर चीज़ में उसकी वजह से डिले आ जाती है। दूसरा प्रॉब्लम उसकी कॉस्टिंग का है कि उसके वहाँ पर खड़े होने की वजह से उसके ऊपर जो इस वक्त डैमेजेस आ रहे हैं, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ पड़ रही हैं, वो हमारा टाइम जो है वो लॉस हो रहा है वहाँ पे, तो कॉस्ट भी ज़्यादा हो रही है। और आगे जो सप्लाई चेन है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो रही है। वो चीज़ें अनअवेलेबल होने की वजह से मार्केट में हमें ऑर्डर्स मुकम्मल करने में प्रॉब्लम हो रही है। हमने अपनी स्पेशल एसेसरीज जो हैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर से जो डिमांड होती है बाहर की, वो हमने इंपोर्ट करनी होती है, और वो इंपोर्ट जो है वो हमने वहाँ पर अप्लाई करना होता है। उसकी वजह से फिर टाइमली अपने ऑर्डर्स को भी हमने कंफर्म करना होता है। उसकी मेच्योरिटी डिले हो जाती है और कस्टमर को कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाता है, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले हमारी कंट्री की सिचुएशन को देखकर ही हमसे कॉन्फिडेंस करता है कि आप ये हमें टाइमली मैच्योर कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। और दूसरा, इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह के एक खदशा जाहिर किया है कि हमारे बिजली के बिल और हमारे रेट्स जो हैं गैस के, बिजली के और टैक्सेस के, ये इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। अगर ये सब्सिडीज़ ख़त्म कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि एक वाहद एक्सपोर्ट सेक्टर ऐसा है जो कि इस वक्त सरवाइव कर रहा है और इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे लिए सर्वाइवल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं सब्सिडीज़ के साथ, ये हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं। अगर हम सब्सिडीज़ भी हमारी ख़त्म हो जाएंगी तो हम अपने कंपिटिटर्स के साथ, जो कि अदर कंट्रीज़ हमारे कंपिटिटर हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग अपने कंपेटिटिव एज नहीं रख पाएंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।
जी, कुछ पूछेंगे, कुछ शेयर करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ कि आने वाले वक्तों में मैं कपड़े की शॉप पे काम करता हूँ, कपड़े की शॉप है मेरी, मैं उसमें इन्वेस्ट कर लूँ। कॉटन वगैरह रेट बहुत अप डाउन हो रहे हैं, काम भी नहीं है इतना, हालात बहुत खराब है कारोबारी। तो पूछना था कि इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं अभी कपड़े के अंदर, या कोई और चीज इन्वेस्ट कर जाए। राशिद साहब, अगर आप जवाब देना चाहें। इस वक्त ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे वो अनस्टेबल पोजीशन पे हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर जो है वो इस वक्त कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं बन रही कि जिसपे हम एक जगह पे एक फिजिबिलिटी बना के वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकें। बिल्कुल, एंड मैं कॉलर का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कॉल करने के लिए। जी, इसमें अगर तो आपका एक फील्ड में एक्सपीरियंस है और उसी में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंट्रोल लेवल पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो द बेस्ट सिचुएशन है। क्योंकि न्यू मार्केट और इस वक्त फाइंड आउट करके उसकी नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, उसके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको लॉस होगा उसमें। बिलाल, हमने डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में भी बात की, एंड शॉर्टेजेस, कंटेनर्स, IMF की डील के साथ क्या एसोसिएट होगा विद इन द इंडस्ट्री, और क्या कोई मेजर इम्प्रूवमेंट्स आ सकते हैं? इंडस्ट्री को इम्प्रूवमेंट आती देखी नहीं जा रही, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें इम्प्रूवमेंट वाला चैप्टर वैसे क्लोज्ड है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आवाम को रिलीफ नहीं देना, आवाम को सब्सिडीज नहीं देनी। आप पहले अपना टैक्स कलेक्शन बेहतर करें, ताकि क्यों देखें, जिसने आपको पैसे देने हैं वो ये कभी नहीं चाहेगा कि आप जाके 5 स्टार होटल्स में खाना खाएं तो उहदे पैसे धारे पे थोड़े गोल, तो वो तो चाहेगा कि आप अपने आप की पहले शाह खर्चियाँ कम करें। और मेरे ख्याल में ये अच्छा आइडिया है 1 घंटा आगे करना। ये बरतानिया में भी होता है, दीगर ममालिक में भी होता है, वो अपने अखराजात को यहाँ स्क्वीज डाउन कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी ऑप्शन है, 1 घंटा आगे करके 3 दिन छुट्टी देना, तो हमारा बहुत सारा रेवेन्यू बचेगा। अच्छा, इससे बहुत बड़ा फायदा क्या होगा, हमारी जो सब्सिडीज आवाम को दी जा रही हैं उसके ऊपर शायद कट लगने से हम बच जाएं। तो ये मुतबादल मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने पेश किया है, जो कि एक दो आज खबर भी चल रही थी। तो इसके ऊपर फिर ये होगा कि एटलीस्ट आप गवर्नमेंट, आप IMF को ये कह सकेंगे हम आपको ये पेश करते हैं, क्योंकि इसहाक डार के जो परेशानी है उसके हवाले से शहबाज शरीफ भी बता चुके हैं कि IMF काफ़ी टफ टाइम दे रहा है, क्योंकि आप आंखें दिखाते हैं, अब वो आंखें दिखा रहे हैं, तो उनका टाइम आया, वो आंखें दिखा रहे हैं आपको। और मेरे ख्याल में आवाम हिट हो भी रही है, जैसे कि हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज़। अच्छा, 2 दिन से ये भी बड़ा बना हुआ है कि हेल्थ कार्ड बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं बड़ा मौदबाना गुजारिश करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम चाहने वालों से कि आप जाके हॉस्पिटल्स के बिल देखें। यहाँ पिम्स है, अलाइड हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल है, जितने हॉस्पिटल्स में चल रहा था उनके 70% से ज़्यादा बिल वाजिबुल अदा पड़े हैं। तो जब आप हॉस्पिटल्स के बिल अदा नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी सेहत कार्ड 80% बंद हुआ पड़ा था हॉस्पिटल्स के अंदर, वो नहीं दे रहे आपको फैसिलिटी, वो कह रहे पहले हमारे पैसे वापस दें। आपने उनकी आउट ऑफ द वे इतने पैसे लगवा दिए हैं कि उनको पता नहीं था पैसे मिलने या नहीं मिलने। तो बहुत सारे जो हॉस्पिटल थे उन्होंने ये कट ऑफ कर दिया सिलसिला। अब बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इसको जरा यहाँ क्लोज कर दें, क्योंकि IMF के पास आप गए हैं तो उन्होंने सीधा कहा कि आपने अगर सब्सिडीज देनी है, आपने शाहाना खर्चे रखने हैं, तो फिर हमसे पैसे किस लिए मांग रहे हैं। हमें अपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कट लगाना इसलिए पड़ेगा। मेरे ख्याल में आवाम की सोशल मीडिया के ऊपर बारहा ये मुतालबा जायज़ है कि जितने भी सरकारी अफसरान हैं, सरकारी दफातर हैं, इनके ऊपर पहले कट लगे, इनके शाहाना प्रोटोकॉल्स के ऊपर कट लगे। और जिसकी क्या बिलाल ये कोई IMF की तरफ से कंडीशन रखी गई है कि किस चीज के ऊपर ये कट्स लगने चाहिए, या ये हम खुद फैसला कर सकते हैं? नहीं, आपने उनको प्रपोजल्स देनी होती हैं कि हम कहां से टैक्स, वो कह रहे हैं टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं, आपने शो करना है हम यहां से बढ़ा सकते हैं, वो कह रहे हैं और बढ़ाएं, आप कहेंगे हम ये पेश करते हैं, वो कहते हैं आप अपने अखराजात कम करें, हम कहेंगे यहां से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केयर टेकर CM है मोहसिन रजा नकवी, तो उन्होंने देखें कि अपना टोटल पर्सनल कार, पर्सनल घर जो है वजीर आला का वो भी यूज नहीं किया, वजीर आला हाउस का खाना भी यूज नहीं किया, वजीर आला हाउस का कोई ऑफिसर भी यूज नहीं किया, PA स्टाफ सब कुछ अपना पर्सन रख लिया। और उन्होंने ये हदायत जारी की पूरे पंजाब के अंदर कि वो भी सेम यही सूरत हाल अपनाएं। ये एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने जो साबिक वजीर आला थे उस्मान बुजदार, परवेज लाई, सारे शाहाना प्रोटोकॉल लेके फिर उन्होंने वो भी उतरवा दिए कि भाई मुल्क डूब रहा है, सूबे के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ आटे की लोग लाइनों में लगे हैं,
आप 10-10 गाड़ियां लेके शाना प्रोडो को लेके मजे ले रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपने घर से ठीक करना होगा। मेरे ख्याल में ये एक बहुत खूबसूरत मिसाल है और ऐसी ही मिसालें कायम होंगी तो लोग आगे बढ़ के इस चीज को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं कि अगर लीडर या आगे जो भी आपके जिन्हें आप कहते हैं सरबराह ठीक होंगे तो फिर नीचे भी काम ठीक होने लग जाएगा। और हमने इसकी मिसाल तैयब उर्दगान की भी देखी। जब आवाम को ठीक करना होता है तो आपने पहले खुद ठीक होना है। आप आवाम को लेक्चर दीजिए, जैसे पाकिस्तान तहरीक साहब की तरफ से कल बयान आया है कि फवाद चौधरी ने कहा कि पहले लीडरान गिरफ्तारी ना दें, अभी सख्त वक्त है, पहले कारकुनान दें। क्यों चलो जी, मैं अब पंजाबी में बोलूंगा, चलो जी तुसी पहले मौत के मुंह चढ़ो तो शौक सलामत रहे बादशाह का। मरने के लिए तो वैसे बहुत सारे कबूल हैं, कारकुनान को बंदर दे देंगे, आप बाहर बैठे, आप जाए ना पहले जेलों में खुद। मतलब आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर खुद कह रहे हैं कारकुन पहले अंदर चल जाए, हमने नहीं लीडरों ने जाना। एंड आई डू एग्री कि सेटिंग दैट राइट एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाफिज साहब, आपके ख्याल में आगे चलते हुए पॉलिसीज में कहाँ पर बेहतरी लानी चाहिए, अगर हम प्राइसेस की स्पेशली अगर हम बात कर लें, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल प्राइसेस? जी, सबसे पहले वही बात जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि अगर हमें इस चीज़ की कॉन्फिडेंस दिया जाए कि आपके रेट्स जो हैं वो इन चीज़ों के यही कंटिन्यू रहेंगे, देन हम अपने मार्केट को स्टेबल कर सकेंगे और अपने बिजनेसेस को स्टेबल कर सकेंगे। लेकिन इन अ सिचुएशन जहाँ पर आप मेरे से बेहतर जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल प्राइस में इजाफा कुछ ही वक्त में आएगा, क्या उसका असर इंडस्ट्री पर होगा? इसका बहुत बैड इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे होगा, इसलिए कि इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक कॉस्ट फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, गैस और सब्सिडीज़ के ऊपर चल रही होती है। अगर ये चीज़ें हमारी ऑक्सीजन है, अगर ये चीज़ें ऑक्सीजन ख़त्म कर दी जाएगी तो सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो है वो इंडस्ट्री सर्वाइवल बेस पे चल रही है। अगर हम इसको भी वापस ले लेंगे और ख़त्म कर देंगे तो इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ये इसका चलना मुश्किल है क्योंकि ये अफोर्डेबल ही नहीं है। इस वक्त जो इजाफा करने जा रहे हैं ये अफोर्डेबल नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में। इस वक्त इसको कंटिन्यू करना और इसकी प्रोडक्शन को, इसकी कॉस्ट को मेंटेन रखना ये अफोर्डेबल नहीं है। एंड बिलाल, ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल के तौर पर कॉटन का इस्तेमाल, जिस तरह हमारे कॉलर भी इस बारे में बात कर रहे थे, कॉटन की क्या अवेलेबिलिटी है इस वक्त, आने वाले वक्त में क्या कोई शॉर्टेज हो? अच्छा, ये कॉलर की जब आपकी कॉल आई तो तब भी मैं भी इसी पर डिस्कस करना चाह रहा था कि आपको पता ही नहीं है आपका 1 मिनट के बाद रेट क्या होना है। आप देखें कि 1 हफ्ते बाद रेट बढ़ता था पॉलिएस्टर फाइबर का, और जो आपका धागा है जिसे आप पीवी कहते हैं, वो कल 5 रुपए बढ़ा है पीवी धागा और 10 रुपए बढ़ गया आपका पॉलिएस्टर फाइबर। अच्छा। वो 1 हफ्ते में 4 बार इजाफा हो रहा है। 1 हफ्ते में 30 रुपए से ज्यादा पीवी धागा महंगा हो गया है, जिसका 3000 से ज्यादा बैग उसका महंगा हो गया, 4000 से ज्यादा, जो कि 24,500 का था 29,000 का हो गया है। और जो पॉलिएस्टर फाइबर था वो फी किलो 30 रुपए से ऊपर जा चुका है। एंड बिलाल, बाकी सारी चीजों को अगर ऐड करें और इसको भी ऐड करें तो ओवरऑल प्राइसेस में कितना इजाफा होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे, कहीं हो जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सर, 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में शाम से पहले गुफ्तगू जारी थी। बिलाल, हम बात कर रहे थे प्राइसेस के इंक्रीज़ होने के बारे में, जहाँ पर कॉटन एंड धागे का रेट बढ़ने से ऑब्वियसली द डिफरेंस इज 3-4,000 रुपीज़। आपने जिस तरह से बात की, गैस प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, ओवरऑल आप जानते हैं कि ये सारी कॉस्ट एड अप होती हैं एक फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। कितना डिफरेंस है अगर हम पहले से, पिछले मंथ से ही कंपैरिजन कर लेते हैं, जनवरी से अब तक? अच्छा, जो लोग बेसिकली इंडस्ट्री से, जैसे हाफिज राशिद साहब हैं, इनको तेल का खर्चा इनको नहीं पड़ना, वो उसको पड़ना जिसने कपड़ा उठाना है। इनको इतना अफेक्ट नहीं करना क्योंकि ये बड़ी एंड कंज्यूमर, बिकॉज इनके पास बिजली है, ये वो यूज करें, गैस मुतबादल रिसोर्स यूज करें, डाइंग करने, तो इनका माल वहां पड़ा, इन्होंने वहीं अंदर से ठीक उसे बना के मैन्युफैक्चर करके जब इन्होंने बेचना है तो इन्होंने कॉस्टिंग ऊपर डाल देनी है। अगर तेल का 5 रुपए पड़ा, इन्होंने कॉस्टिंग डाल के उसे दे देनी है। अब जो दुकानदार है वो पिस रहा है, क्यों? उसने अगर फॉर एग्जांपल ये जो पीर महल से कॉलर थे, अब फैसलाबाद से पीर महल का जो किराया है वो उसको ऊपर जाना ना। फॉर एग्जांपल यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 120-25 रुपए फी मीटर है,
तो उसने 5-5 रुपए और डालने, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली दुकानदारी इफेक्ट होगी। पहले आपकी अच्छा, फिर ये आपका पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम मसनूआत का है, फिर आपका 35% तक, यानी कि आपका कोई भी जो थ्रेड है वो पॉलिएस्टर फाइबर कॉटन जो होती है बेसिकली वो धागा बनता ही नहीं है, वो आप जितना मर्जी उसे करी जाए वो टूट जाता है, बड़ा नाजुक होता है। जैसे आप मलमल का कपड़ा ले लें, तो उसके अंदर जब आप पॉलिएस्टर फाइबर ऐड करते हैं तो बेसिकली आप उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं ताकि ये जरा स्ट्रेंथ हो जाए, टूटे ना, जैसे फिर हमारे कपड़ों के अंदर इस्तेमाल। तो पॉलिएस्टर फाइबर एक हफ्ते के अंदर 30 रुपए, 307 रुपए से 340 रुपए फी किलो हो चुका है जो कल की कीमत थी। और जो आपका पीवी धागा है वो एक हफ्ते के अंदर, जो बैग गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर अगर बात करें 24,500 का बैग था, वो 29,000 का है, और ये एक 10-10 मिनट में शायद अभी फिर बढ़ गया हो, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है। रेट अभी बढ़ा है डॉलर का, 40 दिन बाद इंपोर्ट होनी जो को हो ही नहीं रही, जो धागा यहां बढ़ा उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये अजब ही नमूना चल रहा है यहां पाकिस्तान के अंदर कि लोगों को कॉस्ट ऑफ, जिनके पास ऑलरेडी माल पड़ा है वो इसके ऊपर खेल रहे हैं, ऑलरेडी पीछे माल कम है, जो लोगों के पास प्रोडक्शन मौजूद, क्योंकि हम सब ये कह रहे हैं दरामद नहीं हो रही, फिर जो भाई धागा कैसे महंगा हो रहा है, जो इसका मतलब जो पड़ा है उसी को महंगा करी जा रहे हैं। अभी रेट आप फॉर एग्जांपल आज डॉलर बढ़ता है, आप ऑर्डर करती हैं, 40 दिन बाद तकरीबन कमो बेश वो पहुंचता है, तो फिर कीमत कैसे बढ़ गई जो मुल्क में पड़ा है, यानी कि जिसके पास पड़ा है वो उसके ऊपर 10 ऊपर बढ़ा देता है, जिसके पास जितना पड़ा उसी को डॉलर बढ़ा दें जी धागा। इस रोज की रोज रेट निकल रहे हैं, तो जब रोज की रोज रेट निकल रहे हैं तो फिर धागा आप देखें कि कमो बेश 400-500 वाला सूट 1300-1400 से क्रॉस कर गया है, एक मर्दाना सूट की मैं बात कर रहा हूं। तो जब इतना महंगा सूट हो जाना है पहनने के लिए कपड़े, तो लोग फिर कफायतशारी ज्यादा शुरू कर दें कि ये भी ना लें, इस साल भी ना लें। बहुत बहुत लोग हैं, आप किसी से पूछ लें, मतलब मैं बड़े साहब ऐसे लोगों से पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं इस सीजन नहीं कपड़े सिलवाए हमने, इस 2023 में अपना एक मोटिव रखा है कि हम इन कपड़ों के साथ 1 साल गुजारेंगे, अपने अखराजात बचाएंगे। तो बेसिकली ये अखराजात फिर सबको बचाने चाहिए ताकि मुल्क, लेकिन इंडस्ट्री जो लोकल है वो तबाह हो रही है, मुतासिर भी हो रही है, पूरी दुनिया में भी यही कवायदशारी चल रही है। आप ये नेटवेयर से हैं, हाफिज साहब इनसे पूछें कितनी ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो वैसी चीजें चल नहीं पा रही। हाफिज साहब, आपके ख्याल में जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट और पॉलिसीज पर काम किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि हम इसमें किसी भी तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? डेफिनेटली गवर्नमेंट के डिसीजंस उन्हीं की तरफ से लिए जा सकते हैं, बट क्या आपसे कोई तजवीज़ एडवाइस मांगी जाती है? इस वक्त एक गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले तो सब स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे इकट्ठा करना और इन सब को इकट्ठे मिलकर कोई वे आउट निकालना और सिचुएशन को फेस करना, इसकी मतलब ज़रूरत है कि हमें कोई ना कोई अपने जितने भी मसाइल हैं इनका हल चाहिए। और इसके साथ साथ इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है हमारे स्टेक होल्डर्स की, जिस तरह पे हम बात कर रहे थे कि अगर हम निटवेयर सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह टॉप करता रहा एक्सपोर्ट में भी, और इस वक्त जो है वो एक्सपोर्ट की सिचुएशन ये है कि ऑर्डर हमारे पहले से कम हो चुके हैं, रिसेशन चल रहा है, ओवरऑल सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, और अगर ऑर्डर मिल रहे हैं उनको आगे मिच्योर करने के लिए हमें पीछे सप्लाई चेन का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो इस वक्त हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। विद इन 1 मंथ इस वक्त इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन आ चुका है कि ऑलमोस्ट 35 to 40% प्राइजेस बढ़ चुकी हैं। अच्छा, हमारे रॉ मटेरियल की। जो आपने सप्लाई चेन की बात की, ग्लोबल रिसेशन एंड सप्लाई चेन इश्यूज जो कि ऑब्वियसली इस वक्त हमारे मुल्क की बात करें या फिर ओवरऑल हम ग्लोबली बात करें, तो इन बोथ केसेस आप नोटिस करेंगे कि दीज इश्यूज डू एग्जिस्ट एंड इनकी वजह से कंसिडरेबली इफेक्ट हुई है डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डोमेन्स, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर हम सिर्फ अपने मुल्क की और अपनी इंडस्ट्री की बात करें, क्या आपको इफेक्ट होता हुआ नजर आया? यहाँ पर इस वक्त इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए हमें जितने हमारे स्टेक होल्डर्स के प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म करवाने चाहिए, क्योंकि शॉर्टफॉल जो है वो जेन्युइन बेसिस पे नहीं है, वो इस वक्त खुद मतलब आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ है। कि अगर हम देखते हैं कि इस वक्त डिमांड हमें मिल रही है
और डिमांड की वजह से आगे सप्लाई नहीं मिल रही। लोग कैश जो है मौजूद है उसका रेट भी बढ़ने को तैयार है, रेट पे कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सप्लाई पीछे रोकी जा रही है, क्योंकि हमें ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि ऑर्डर अगर हम लेते हैं और उसको मैच्योर करने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसकी सप्लाई जो है वो पीछे से जो हमें कहाँ से सपोर्ट मिलेगी कि हम उसकी सप्लाई को मुकम्मल करें। क्योंकि इस वक्त अगर ओवरऑल हम मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा रेवेन्यू सर्कल बेहतर हो, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमें हमारा बेसिक रॉ मटेरियल कॉटन है, तो कॉटन के इतने प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ेंगे इन फ्यूचर। हमें ये भी खदशा है कि ये इसकी शॉर्टफॉल की वजह से हो सकता है कि हमें ये भी खुदा न खासा इंपोर्ट ना करनी पड़े। बिलाल, आप क्या एडवाइस देंगे इस वक्त इंडस्ट्री में मौजूद लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, पॉलिसी मेकर्स को? मेरे ख्याल में ये नालायकी होगी मेरी एक अच्छे बिजनेसमैन को मशवरा देते हुए, लेकिन मेरे ख्याल में हमें सबसे ज़्यादा पूरी कौम को, मैं आप साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं इस पर तनकीद की कि शहबाज शरीफ साहब देर आए, दुरुस्त आ गए, सबको इनवाइट किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बारहा कहा जा रहा है हमें दावतनामा नहीं भेजा गया। तो ठीक है, फिर मुल्क डूब जाए, आप दावतनामों का इंतजार कर लें। मुल्क आपका नाउज़बिल्ला तबाह हो जाएगा, फिर आप दावतनामों का इंतजार कीजिएगा, जो आगे मुसल्लत हो जाएंगे, जो कब्जा कर लेंगे, फिर वो दावतनामे भेजेंगे, फिर आप जाके मुलाकात कीजिएगा, किया करिएगा। तो उस दिन से क्यों नहीं डर रहे कि जिस दिन के लिए हमें भी लोग अक्सर, मुझे एक दोस्तों ने कहा वीज़ा आपके पास है, मैं कहा एक मुल्क का है, उन्होंने कहा जी बस तैयारी कीजिएगा। मैं कहा क्यों? मर जाएंगे कोई बात नहीं, यहाँ लुट जाएंगे सब कुछ है, लेकिन इस पाकिस्तान को छोड़ना इस मुल्क के साथ नहीं, अपनी माँ के साथ गद्दारी है। इस धरती ने हमें पैदा किया है, इस धरती ने मुझे आज चलने के काबिल किया है, इसने जो आज मुझे अनाज मिला, यहाँ बैठ के मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ आपके साथ, मुझे इस धरती ने इज्जत दी है। इसके साथ गद्दारी है, ये एहसास हर फर्द वाहिद में पैदा होना है, जो पाकिस्तान अब ठीक होना है। वरना हम उस दहाने पे हैं कि लूट रहे हैं तो फिर सारे लूटते रहें, यही होता रहा है 75 सालों में। शायद ये मैं कोई बड़ी इमोशनल करने के लिए बात नहीं कर रहा, ये दिल की वो दर्द है जो रोज की बुनियाद पर लोग पूछ रहे हैं, आप भी चले जाएं बाहर से आए हैं, बाहर ही चले जाएं, क्यों आए हैं पाकिस्तान में? यार हमारे बुजुर्गों ने दिए यहाँ खून, हमें दर्द होता है क्योंकि हमारे अंदर उनकी रगों का खून है और हमारी रगों में उनका खून है। तो जिनकी रगों में खून नहीं उनका होगा या किसी का होगा तो वो कुछ भी करें, जो मर्जी बोलते रहे, लेकिन इस पाकिस्तान के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हर पूरे कौम का बच्चा ये फैसला करे कि इस पाकिस्तान को बचाना है, तो विद इन फ्यू डेज, मैं आपको बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, कुछ लम्हे हैं, ये पाकिस्तान अपने पांव पे भी आ सकता है। ये दुनिया को कर्जा देने वाला मुल्क था, आज हमें इस दहाने पे हमें कर्जा देने वाला कोई नहीं है। अच्छा। हम कहीं ना कहीं हर फर्द वाहिद, मैं मुझ समेत हर फर्द वाहिद इस पूरे कौम को, मुआशरे को बिगाड़ने में हिस्सेदार है। एक सिग्नल पे ना रुकने वाले आज गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं, हम खुद उसके अंदर हिस्सेदार हैं, मैं भी उसके अंदर हूं। सब एक एक फर्द वाहिद ने इस पाकिस्तान को बिगाड़ने का किरदार अदा किया है। मुझे ये दिल था कि इमरान खान एक बड़े लीडर हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान के बहुत बड़ी तादाद अवाम की, वो ये कहते कि आए गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के पाकिस्तान को बचाने की बात करें, तो क्या खूबसूरत होता। मेरे जैसे कुछ लोग जो पिछले इलेक्शन में वोट देके आज तनकीद कर रहे थे या कोई इख्तलाफा रखते हैं, हम ज्यादा कहते हैं यार ये है लीडरशिप, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं हमें दावतनामा नहीं आया। अच्छा, हमें फोन कॉल आई है। अच्छा बिलाल, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऑफकोर्स आपके पॉलिटिकल व्यूज हमेशा बहुत आई ओपनिंग एंड इंसाइटफुल होते हैं। डेफिनेटली हमारी पॉलिटिकली पार्टीज तो अलाइन करने से रही हैं, एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक इट्स अ रियलिटी वी ऑल नीड टू फेस। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं इकोनॉमिकली एंड फॉर द इंडस्ट्री, वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करें? देखिए करेंगे ना, हम खड़े कहाँ हैं? हमारी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज खरीदनी है, पेट्रोल, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल लेना 100 रुपए का, 30 रुपए मेरी जेब में है, तो क्या करूंगा? जाके मिन्नतें करूंगा, तरले करूंगा, यही कहूंगा ना मैं आपको अगले चक्कर में दे दूंगा, यही कहूंगा ना आप मेरा मोबाइल रख लें, यही कहूंगा ना मेरे एक जूती का एक पाँव रख लें। तो कुछ तो करना है ना। अब या तो आप कह रहे हैं इंडस्ट्री आपने बंद करनी है, तो फिर आप बंद कर लें। गवर्नमेंट, मैं तो ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब बढ़ लें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से मुतालबा कर रहा हूं, अपने लीडर को वो दावतनामा भेजें।
इनको बिठाएं। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो बेनजीर भुट्टो ने पेश किया था ना, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी पेश कर दें। आप यकीन करें, मैं हाजिर खुदा पाक को जान के कहता हूं कि हमेशा के लिए लीडर बन जाएगा। अच्छा, ये है लीडरशिप। आई डू फील लाइक बिलाल कि आपका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि पॉलिटिकली हम डिफरेंट और चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, लीडरशिप किसकी है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, पर एट द एंड ऑफ द डे पॉलिसीज के बारे में कौन बात करे? हु इज टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी, हु इज टॉकिंग अबाउट कि आवाम को किन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है या हमारी इंडस्ट्री को किन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है? राशिद साहब, आपको लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का प्लान या पॉलिसी तजवीज़ की गई है जो कि एक्चुअली में आपके मसाइल सॉल्व कर सकते हैं? जी, हमें जब पीटीआई गवर्नमेंट थी उसमें टेक्सटाइल पॉलिसी मिली थी और टेक्सटाइल पॉलिसी फिर आगे परफॉर्म नहीं हो सकी, प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका, इसलिए कि उनकी जो पॉलिसी बन रही थी उसको भी पूरा टाइम नहीं मिल सका, कि जिस वजह से हमारे अगर ग्रोथ एज में हम लोग जा रहे थे और हमारा ग्राफ ग्रोइंग सिचुएशन में था, तो उस वक्त गवर्नमेंट जो ख़त्म हो गई और फिर नई गवर्नमेंट आई। उन्होंने अभी अपनी नए तरीके से पॉलिसीज़ जो हैं वो दोबारा से उसमें अमेंडमेंट की, और पिछली गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं अनफॉर्चुनेटली उसको फिर कंटिन्यू नहीं रखा जाता, फिर दोबारा ग्राफ्स ज़ीरो से शुरू हो जाता है। तो इस वजह से अब चूँकि इनका टाइम इस गवर्नमेंट का भी अभी मुकम्मल पूरा नहीं हो पा रहा, तो सिचुएशन जो है वो इस वक्त अनस्टेबल हो गई है, जिसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वही है कि चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की तरफ हमें एक पेज पे इकट्ठा होना चाहिए, अपने मुल्क की बका के लिए इकट्ठा होना चाहिए, ना कि अपनी ज़ातियात पे, अपनी सियासत पे हम लोग अपने मुल्क को बहुत गंभीर सिचुएशन में ले गए। हमें इस वक्त सबको मिल बैठ कर एक प्लेटफॉर्म पे एक अपने मुल्क को बचाने के लिए ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिससे हम दोबारा से अपने उन खुशगवार दिनों की तरफ वापस आ जाएं जहाँ पे हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे, हमारे साथ सबको इसके साथ तरक्की मिले, क्योंकि हम सब की इज्जत अपने मुल्क के साथ है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी आज हमारा फर्स्ट हाफ हमारी कोशिश रही कि टेक्सटाइल के हवाले से एंड डिफरेंट इशूज़ जो कि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में बात करें। इससे पहले कि आगे जाएं और अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज के भाव मोहम्मद बिलाल जोगर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे रेट्स के हवाले से। जी बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज बुध की रेट जो है वो जारी करने की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ 280 रुपये दर्जन की कीमत के ऊपर बरकरार है। सब्जियों के अंदर उतार चढ़ा हुआ है, जबकि फल मुस्तहकम दिखाई देते हैं। प्याज सस्ता होने का सिलसिला जारी है। 525 तक जाने वाला प्याज आज फिर से 10-15 रुपये सस्ता हुआ है। जो 215 रुपये किलो प्याज था आज 200 रुपये किलो हो गया है, और इस वक्त सबसे महंगी कमोडिटी जो है वो तस्वर की जा रही है। डबल सेंचुरी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस कीमत जैसे नीचे आ रही है मजीद आने वाले दिनों में नीचे आ जाएगी। अदरक थाईलैंड 15 रुपये सस्ता हुआ है, 465 से 450 रुपये का किलो हो गया है। सब्ज मिर्च 98 रुपये किलो महंगी हुई है, 100 से 198 रुपये किलो हो गई है। हल्दी 5 रुपये सस्ती हुई है, 75 रुपये से कम होकर 70 रुपये किलो हो गई है। पालक 5 रुपये सस्ती हुई है, 30 रुपये से कम होकर 25। शलजम 2 रुपये सस्ते 25 रुपये के हो गए हैं, जो कि 27 के थे। साग 2 रुपये सस्ता होते हुए 38 रुपये का हुआ 40 से। फलों में बात करें, सेब काला कुल्लू 265 पे है, सेब सफ़ेद 190 पे है, अमरूद 75 रुपये किलो है, केला 165 रुपये दर्जन पे बरकरार है। अंगूर टॉफ़ी 310 पे, अनार कंधारी 380 पे, अनार बदाना 530 रुपये पे बरकरार है। माल्टा शकरी 148 पे है, मौसमी फी दर्जन 148 पे है, किन्नू स्पेशल 320 रुपये दर्जन के ऊपर बरकरार है। तो फ्लक्चुएशन है, लेकिन फ्लक्चुएशन के अंदर अगर देखा जाए तो कीमतें कहीं ना कहीं इस हफ्ते के अंदर गुज़िश्ता 2 रोज़ से कम होती दिखाई दे रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि रेट्स की क्या सूरत हाल है। अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि सिर्फ उन जगहों से खरीदारी करें जहाँ पर रेट लिस्ट मौजूद है। एंड अगर आपको लगता है कहीं पर आपको ओवर चार्ज किया जा रहा है, कहीं पर रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है, तो आप उनको अगर डायरेक्टली रोक नहीं सकते,
तो एटलीस्ट इनकरेज भी मत करें। हो सकता है कि वो शॉपकीपर ये देख कर कि आप वहाँ से ख़रीदारी नहीं करें, अपने प्राइसेस को कम कर लें। एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो कि 5 या 10 रुपए की डिफरेंस की वजह से वहाँ से ख़रीदारी नहीं कर पाए, वो आने वाले वक्त में उनके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो हमेशा उस चीज़ को याद रखें कि आपका भी कंट्रीब्यूशन है, आपकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दूसरे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप किस तरह से अपने आप से बेहतर कर रहे हैं, या अगर आप किसी चीज़ को रोक रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हेल्थ के हवाले से आप लोगों को आगाह रखें। आज कोशिश करेंगे कि हेल्थ के हवाले से बात करें एंड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करें। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि आज हमारे डिस्कशन में साथ देंगे। हमारे साथ आमिर नवीद साहब मौजूद हैं, MS जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड जनरल हॉस्पिटल के हवाले से बात करेंगे, कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में एंड ओवरऑल हिस्टोरिकली किस तरह से चीज़ें शुरू से लेकर अब तक प्रोग्रेस की, इसके बारे में भी अगर आप बात करना चाहें। जनरल हॉस्पिटल जो 2002 में इसको जनरल हॉस्पिटल बनाया गया, उससे पहले ये एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का छोटा सा हॉस्पिटल था जिसको TB हॉस्पिटल बोला जाता था, और उसके बाद इसको जनरल हॉस्पिटल 2002 में ये डिक्लेयर किया गया। उस वक्त ये 40 बेडेड हॉस्पिटल था, और उसके बाद फिर इसकी अपग्रेडेशन हुई और 2008 में इसकी नई बिल्डिंग जो थी उसमें इसको शिफ्ट कर दिया गया, और ये अब इस वक्त 250 बेडेड हॉस्पिटल है। और ये एक टर्शी केयर टीचिंग हॉस्पिटल है, और जो टर्शी केयर हॉस्पिटल्स, अलाइड हॉस्पिटल और DHQ उनके साथ अटैच है, और ये डायरेक्टली FMU फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। जैसे कि टीचिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इसमें इस वक्त हम जो एमरजेंसीज़ हैं वो सारी मेडिकल एमरजेंसी, सर्जिकल एमरजेंसी, चिल्ड्रन एमरजेंसी और गायनाकोलॉजिकल एमरजेंसी, 4 एमरजेंसीज जो हैं वो इसकी 24 आवर रन करती हैं। और उसके अलावा OPDs जो हैं, इसमें सारे OPDs मौजूद हैं जो कि रोज़ाना सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक OPDs का चलता है। तो बाकी जो मेनली इस वक्त जो करंटली जो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, वो एक तो सर्जिकल डिपार्टमेंट में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, तो जो पहले यहाँ पे नहीं होती थी उसको कुछ महीने से इसको इनिशिएट किया गया, 3-4 महीने से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पित्ते के ऑपरेशंस होते हैं वो सारे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए किए जाते हैं, जिसमें मरीज़ को बड़ा इंसिजन नहीं देना पड़ता, छोटा इंसिजन छोटा सा करके उसके साथ वो उसकी सर्जरी हो जाती है। इसी तरह हमने अब ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जो है वो उसमें ऑर्थोस्कोप का इजाफा किया है, जिसमें जो जॉइंट्स के अंदर जो भी ट्रीटमेंट उसका होता है वो भी इसी तरह ही ऑर्थोस्कोप के साथ होता है, जिससे बड़ा इंसिजन नहीं दिया जाता। तो बाकी मुकम्मल इसकी गायनाकोलॉजिकल सर्जरी जहाँ होती है। और इसके अलावा हमारा जो सबसे अच्छा मेनली जो डिपार्टमेंट रन करता है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ पे एंडोस्कोपी, ERCP, कोलोनोस्कोपी सारे प्रोसीजर होते हैं, और इन प्रोसीजर्स में जो है हमारा जो ERCP प्रोसीजर है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल यानी कि पूरे पंजाब से हमारे पास पेशेंट रेफ़र होकर आते हैं, जो कि CA पैंक्रियाज के पेशेंट होते हैं, CA ब्लैडर के पेशेंट होते हैं, या कोई और ऐसे इश्यूज़ जिनमें कोई स्टेंटिंग वगैरह करनी पड़ती है, बैलूनिंग करनी पड़ती है, और दूसरा जो बेंडिंग हम करते हैं एंडोस्कोपी में, ये सारे प्रोसीजर यहाँ पे इस वक्त हमारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसी तरह जैसे कि डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, तो उसके मुताबिक सारे जितनी भी मेडिसिन है वो एमरजेंसी में 100% दी जाती है बिल्कुल फ्री, और इसी तरह मिन रोड इंडोर में जो है वो मेडिसिन दी जाती हैं सारी मुकम्मल हर प्रोसीजर की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा हमारा जो है सेटअप जो है ये बड़ा अच्छा रन कर रहा है। कोई चैलेंजेस जो आपको करंटली फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए, जितनी 250 बेडेड हॉस्पिटल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो यार्डस्टिक के मुताबिक चीज़ें हैं वो मुकम्मल हम दे रहे हैं, सारी प्रोवाइड कर रहे हैं सारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं है जिसपे हमें कोई ऐसा कोई इशू बनता हो जिसमें हेल्थ के हवाले से कोई हमें आम लोगों को तक जो है वो इलाज करने में कोई परेशानी होती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो ठीक चल रही है। नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस कितने रहते हैं आपके? हमारा जो OPD है उसमें OPD में हमारा तो एवरेज जो पेशेंट होता है पर डे वो तकरीबन 2500 की रेंज में होते हैं, 2000 से 2500 की रेंज में।
तो फ्राइडे वाले दिन 12 बजे तक होता है टाइम, तो उसमें तकरीबन उस दिन 1800-1900 पेशेंट होता है। वैसे एवरेज 2500 के करीब पेशेंट जो रोज़ाना यहाँ पे मेडिसिन लेने आता है ओपीडी में। और इसी तरह हमारी एमरजेंसी जो है, एमरजेंसीज़ में हमारे तकरीबन 600 की रेंज में पेशेंट आते हैं टोटल एमरजेंसीज। उसमें सारी एमरजेंसी शामिल हैं, जैसे मैंने पहले बताया, मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनी और पीड्स, ये 4 एमरजेंसी मेनली है, ठीक है। और इसमें फर्दर सेग्रीगेशन हो जाती है, मेडिसिन टॉप ऑफ लिस्ट होती है। जैसे आज का मैं डाटा बताता हूँ कि आज हमारे जो लास्ट 24 आवर थे उसमें 725 के करीब पेशेंट एमरजेंसी में आए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडिकल एमरजेंसी में 408 पेशेंट थे आज। और इसी तरह फिर सर्जिकल एमरजेंसी में 195 पेशेंट थे। और जो हमारा पीड्स डिपार्टमेंट है उसमें 112 पेशेंट थे। और गायनी में हमारे 85 के करीब पेशेंट आए थे लास्ट 24 आवर में एमरजेंसीज में। और फिर एमरजेंसीज में कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ट्रीटमेंट दे के डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और जो ज़्यादा प्रॉब्लम जिनको होता है उनको फिर वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन कितना मुश्किल लगता है? ऑफ कोर्स दैट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स, अगर 2500 प्लस ऑन अ डे टू डे बेसिस की बात कर रहे हैं इमरजेंसी में, दैट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस तरह मेक श्योर करते हैं कि हर प्रोसेस अपने थ्रू चलता रहे? देखिए, उसमें ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो ऐसे ही है जैसे एक पर्दे के पीछे बैठ के बंदा काम कर रहा होता है, और जो जितने अपने कोलीग्स होते हैं जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे होते हैं उनको एक बैक सपोर्ट जो है जो मुहैया की जाती है पीछे से। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे तक हर चीज़ जो होती है मेक श्योर करनी होती है, मेडिसिन सब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि आपके पास एचआर जो है उसको आपने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। एचआर जो है हमेशा हम जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होता है उसी के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब एचआर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसके बाद फिर फर्दर फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मेडिसिन है, और उसके अलावा हमारी जितनी भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी हमारी बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सारे उनको फंक्शनल रखना और उनको सबको मेंटेन रखना और प्रोवाइड करना, जो चीज़ रिक्वायर्ड है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं। और इसी तरह बाकी जो है अपना जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि पेशेंट हमारे पास बाहर से कैसे एंटर होगा हॉस्पिटल में, उसके बाद एंटर्स के बाद फिर एमरजेंसी में कैसे बना जाएगा, स्लिप बनेगी, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, कैसे वो उसको सेग्रीगेट किया जाएगा, ये सारी डायरेक्शंस होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्टाफ को दे देती हैं। और बाकी स्टाफ जो काम करता है, और 24 आवर उसको मोनीटर करना पड़ता है। अगर आप 24 आवर्ली उसको मोनीटर नहीं करेंगे तो फिर उसमें इश्यूज बनेंगे। ज़ाहिर बात है, ये काम होता है, ये इंसानी जानों का काम होता है, तो इसलिए बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है हर वक्त। एंड इमरजेंसी की आपने बात की, ऑफ कोर्स आपको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट देना पड़ता है, मेडिकेशन जो भी पेशेंट को उस वक्त ज़रूरत है वो फौरी तौर पे देनी होती है। अपने स्टाफ को किस तरह ट्रेन करते हैं और क्या गाइडलाइंस उनको देते हैं? जो हमारे पास स्टाफ आता है प्रॉपरली, जो स्किल्ड जो हमारे वर्कर होते हैं जिन्होंने उसी वक्त उसको करना होता है काम को, तो उसके लिए ये होता है कि हम जो है प्रॉपर वहाँ पे वर्कशॉप्स जो करवाते हैं, लाइफ सेविंग वर्कशॉप्स होती हैं, जिस तरह वो BSL होता है, जिससे बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होती है वो वाली, उसके लिए प्रॉपर हमारा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट जो होता है उसको ट्रेन करवाता है। और उसके लिए जो मंथली या वीकली या फिर आफ्टर 15 दिन बाद कोई ना कोई ऐसी वर्कशॉप अरेंज करते हैं जिसके लिए वो सारे जितना हमारा अमला है वो जो है वो ट्रेंड रहता है हर वक्त काम करने के लिए। और इसी तरह हमारे मैंने आपको बता रहा हूँ कि जब हमारा टीचिंग यूनिट है, हमारे पास इस वक्त हाउस ऑफिसर भी काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह PGRs भी का पोस्ट ग्रेजुएशन वाले काम कर रहे हैं। इस तरह हमारे सीनियर रजिस्ट्रार हैं, और सीनियर रजिस्ट्रार जो होता है वो वार्ड में प्रेजेंट होता है, एमरजेंसी में प्रेजेंट होता है, और उसके बाद इस तरह असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर होते हैं। तो ये सारा एक पूरा चेन होती है सारे। और SR जो अवेलेबल होता है हर वक्त, जो भी पेशेंट सीरियस आता है उस सीरियस से उसके हिसाब से पेशेंट को सेग्रीगेट कर दिया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे हमारे पास यकदम रश पड़ जाए, 10 पेशेंट आ जाएं, तो उसको फ़ौरन सेग्रीगेट किया जाता है कि ये पेशेंट इमीडिएट देखने वाले हैं, ये आफ्टर 15 मिनट्स देखने हैं। वो जैसे जैसे एक प्रॉपर क्राइटेरिया है इसका, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का क्राइटेरिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया है, उसको उसी तरीके के साथ फॉलो किया जाता है। एंड आपको लगता है कि आज के वक्त में एक नॉर्मल शख्स के लिए हेल्थ केयर हमारे मुल्क में आसान है? देखिए, अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं तो कहता हूं कि हमारे मुल्क में हेल्थ जो है बहुत ही आसान है और अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं अपने हॉस्पिटल को जब देखता हूं तो मेरे हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आता है इमरजेंसी में तो मैं देखता हूं कि उसके लिए हर चीज़ अवेलेबल है।
बहुत कोई स्पेशल पेशेंट ऐसा आ जाए जिसका जो हमें हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं है और उस डिपार्टमेंट के हवाले से हमारे पास अगर मेडिसिन मौजूद नहीं है तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ बहुत ही आसान सिस्टम है हमारा यहाँ पे। कोई भी बंदा विदाउट एनी कॉस्ट कोई भी 1 रुपया भी खर्च किए बगैर आके अपनी दवाई लेके जा सकता है। एक उसको अपना आईडी कार्ड साथ लेके आना पड़ेगा। इसी तरह अगर बच्चे हैं तो अपना बे फॉर्म लेके आएंगे पेरेंट्स, उसकी पर्ची बन जाएगी फर्स्ट स्टेप पे। पर्ची बनने के बाद वो ओपीडी में जाएगा, ओपीडी में जाके अपनी दवाई लिखवाएगा और उसके बाद दवाई लिखवा के अपनी डिस्पेंसरी से दवाई लेके घर चला जाएगा। और ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई पैसा नहीं लगता। और इसी तरह जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो इन्वेस्टिगेशन में जो ओपीडी के पेशेंट होते हैं उनके लिए एक बहुत ही मामूली सी फीस होती है। वो भी जो भी डिजर्विंग पेशेंट होते हैं हम उनको 50% पे भी कर देते हैं टेस्ट उनके, और इसी तरह 100% फ्री करके भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम आम लोगों के लिए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सहूलत है। और ये हमारी गवर्नमेंट की जो है ना वो बहुत अच्छी पॉलिसी है कि जो हमें मेडिसिन और सारी चीज़ें जो है बैकअप प्रॉपर पूरा करते हैं तो हम आवाम को फर्दर फैसिलिटेट करते हैं। एंड क्या कभी गलत डायग्नोसिस, बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर इट टू हैपन, क्या आपने खुद कभी प्रैक्टिकली होते हुए देखा? देखिए, डायग्नोसिस जो होता है वो उसका गलत, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इन्वेस्टिगेट के बाद फिर इसका एक डायग्नोस बनता है। उसके बाद उसका प्रॉपर एक जो है वो एक मैकेनिज्म होता है कि उसके ऊपर पहले सीनियर रजिस्ट्रार राउंड करता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर करते हैं और इसी तरह से प्रोफेसर साहब करते हैं। और इसी तरह हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट है वो प्रॉपरली राउंड करते हैं, देखते हैं। देखें, इंसान कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन ये एक पूरा जो है मैकेनिज्म इस तरह का होता है कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए ये एक पूरा जो फ्रेमवर्क होता है जो ऊपर से नहीं के नीचे सेटअप बना हुआ है। तो अभी तो आजकल आपको पता है जदीद दौर है, फ़ौरन जो है व्हाट्सएप पे मैसेज हो जाता है, सीनियर के साथ रब्ता करना हो तो बहुत आसानी से हो जाता है, तो कोई इशू नहीं बनता इस तरह का। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई, मैं कहता हूँ कि शायद कोई 0.001% को ऐसा चांस हो कि जिसमें मिस डायग्नोज हो जाए, अदरवाइज नहीं होता है मिस डायग्नोज। एंड मेडिकेशन जिस तरह से आप बात कर रहे थे पहले कि फ्री में अवेलेबल है, बट अगेन अगर आप रूरल एरियाज़ में रहते हैं या आप रिमोट एरियाज़ में रहते हैं विद इन पाकिस्तान, मेडिकेशन की क्या अवेलेबिलिटी है? डिफरेंट मेडिकेशंस जो कि शॉर्टेज जिनकी रही पिछले कुछ अरसे में, उसका क्या असर हुआ मरीज़ों के ऊपर एंड जिस तरह से डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब कर रहे थे? देखें, जो लास्ट टाइम हमारा आपको इल्म में होगा कि जनरल हॉस्पिटल गुलामबाद जो था कोविड डिक्लेयर किया गया था, कोविड हॉस्पिटल। तो फैसलाबाद के जितने थे पेशेंट वो यहाँ पे शिफ्ट किए गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आईसीयू डेवलप किया गया। उस वक्त यहाँ पे आईसीयू नहीं था, वेंटिलेटर्स नहीं थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड किया तो फिर हमने वहाँ पे फ़ौरन जो है वो उसको उसके लिए आईसीयू के लिए स्ट्रगल की। तो आईसीयू हमने वहाँ पे डिक्लेयर किया। देखें, जैसे जैसे चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, अवेलेबिलिटी, अगर कोई ऐसी मेडिसिन जो कि मुल्क में अवेलेबल ना हो तो उसका इशू आता है कि वो मुल्क में अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज़ जो भी मेडिसिन होती है उसके लिए गवर्नमेंट हमें प्रॉपर फंड प्रोवाइड करती है, हम उसको परचेज़ कर लेते हैं, डे टू डे परचेज़ हो जाती है, बल्क में परचेज़ हो जाती है। और मेरा ख्याल है कि शॉर्टेज अगर मुल्क में नहीं है मेडिसिन की तो तब इशू बनता है। अदरवाइज़ कोई ऐसी मेडिसिन नहीं होती जो हमारे पास हॉस्पिटल में जो जिसकी ज़रूरत हो डिपार्टमेंट वाइज, तो वो अगर ना हो, वेरी रेयर। डिपार्टमेंट वाइज आपने बात की, हॉस्पिटल में कितने डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं? अभी जो हमारे पास हॉस्पिटल में मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनी है, ईएनटी है, आई है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हमारे पास है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट है, चिल्ड्रन डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट। इसके अलावा हमारे पास फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, इसी तरह हमारे पास साइकेट्री डिपार्टमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं। सिर्फ हमारे एक जनरल हॉस्पिटल न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट नहीं है। न्यूरो सर्जरी के लिए हमें अलाइड जाना पड़ता है। जो पेशेंट हेड इंजरी का आ जाए उसको स्टेबल करके उसके बाद हम अलाइड रेफर करते हैं, जो एक प्रॉपर लाइजोन बना हुआ है, और जिनकी भी वहाँ पे ड्यूटी होती है उनके साथ राब्ते में होते हैं। जो पेशेंट हम रेफ़र करते हैं उनके लिए इन्फॉर्म करते हैं। और इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म हमारे वाइस चांसलर साहब ने एक डेवलप किया हुआ है कि जो भी यूनिट हम अगर सर्जरी का पेशेंट को रेफ़र करेंगे तो हम जो भी उधर यूनिट काम कर रहा है तो उसके साथ राब्ता करेंगे, तो फिर हम पेशेंट न्यूरो सर्जरी के हम पेशेंट रेफ़र करने पड़ते हैं। और इसी तरह अगर कार्डियोलॉजी का कोई पेशेंट आ जाए तो कार्डियोलॉजी का जो उसको स्टेबल करने के बाद अगर उसको फर्दर जो भी उसकी एंजियोग्राफी या जो प्लास्टिक होंगे वो प्रोसीजर हमारे नहीं होते तो फिर हम उसको एफआईसी में रेफ़र कर देते हैं। आपने मेंटल हेल्थ के हवाले से बात की, किस तरह से टैकल करते हैं और किस टाइप के केसेस आपके पास आते हैं? देखिए, ये सारे पेशेंट जो मेंटल हेल्थ के हवाले से होते हैं आजकल मेनली तो वो जो है कि डिप्रेशन
के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके लिए हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं, FCPS, वो डिपार्टमेंट अपना चलाती हैं। तो 100% तो टैकल करना तो उन्हीं का काम होता है, लेकिन कुछ जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं तो वो ज़रा थोड़े एग्रेसिव होते हैं। बाकी जो डिप्रेशन वाले पेशेंट हैं या एंजाइटी वाले पेशेंट हैं, उनका तो कोई ऐसा इशू नहीं होता है, कोई भी इनमें इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा उनमें कोई गुस्से वालापन नहीं होता। तो ये शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट या इस तरह ये जो होते हैं जिनमें ज़्यादा डिजीज़ जिनमें बड़ी हुई हो, वो ज़रा ज़्यादा गुस्से वाले पेशेंट होते हैं। उनको फिर उस तरह की मेडिसिन होती है जिनको वो टैकल कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बाइपोलर डिसऑर्डर के कोई पेशेंट्स अगर आपने देखे? देखिए, हमारे पास जो है हमारे हॉस्पिटल के हवाले से जो मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो जो यहाँ पे इतने एडवांस केसेस यहाँ पे नहीं आते हमारे पास। ये तो DHQ हॉस्पिटल में प्रॉपर जो डिपार्टमेंट है, साइकाइट्री डिपार्टमेंट, वही आता है। और इस तरह का केस कोई हमारे पास अगर डायग्नोज हो तो फिर हम DHQ में उसको भिजवा देते हैं, जहाँ पे प्रॉपर इसका डिपार्टमेंट मौजूद है। एंड आपके ओपिनियन में क्या रीज़न है केसेस डिप्रेशन के बढ़ने का, ओवरऑल मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने का? देखिए, डिप्रेशन की तो बहुत सारी है चीज़ें जिसमें अगर एक यंग मेल फीमेल में देखा जाए तो पढ़ाई के बाद जो पढ़ाई की टेंशन है वो भी कई कुछ बच्चे ले जाते हैं। ठीक है ना, आपको पता है आजकल बहुत कंपटीशन है पढ़ाई में और उसकी टेंशन हो जाती है। फिर उसके बाद यंग एज में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। घरेलू हालात इस तरह के होते हैं जिनमें फीमेल्स में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है। तो और इसी तरह फिर आप बिज़नेस के हवाले से देख लें, लोग बिज़नेस की वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं अपने। और कुछ लोग ज़्यादा जो होते हैं वो उनकी तबीयत इस तरह की होती है कि वो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा फील करते हैं कुछ चीज़ों को, तो वो उनकी चांसेस भी बहुत होते हैं डिप्रेशन में जाने के। तो ओवरऑल इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उनके साथ, उसकी वजह से भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। जी, इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं। कई बजे का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हम बात कर रहे हैं जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मद आबाद के हवाले से। डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट इश्यूज जो कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में मौजूद हैं, एंड ओवरऑल हॉस्पिटल के हवाले से भी बात की एंड कोशिश की कि क्या डिपार्टमेंट्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं, उसको भी हम डिस्कस कर सकें। आमिर साहब, आपके एक्सपीरियंस में ऑन एन एनुअल बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस एंड ऑन अ वीकली बेसिस कितने पेशेंट्स आपने देखे हैं हॉस्पिटल में? देखिए, जो लास्ट मंथ जो हमारा गया उसमें तकरीबन एमरजेंसी में 10,000 के करीब पेशेंट आए हैं हमारे पास। तो पूरे एक महीने में 10,000 समथिंग उसका डाटा था। तो एमरजेंसी मैंने आपको बताई है कि 4 हमारी 4 एमरजेंसी मेनली फोकस करती हैं जो देखती हैं पेशेंट। उसके अलावा जो भी एमरजेंसी में पेशेंट आता है उसको प्रॉपर मैनेज करके फर्दर आगे रेफ़र किया जाता है। तो इसी तरह पूरे महीने का ये डाटा एमरजेंसीज़ का है। OPDs की मैंने आपको एवरेज बताई है कि वो 2500 पर डे के हिसाब से हमारी OPD है। और फ्राइडे वाले दिन OPD जो होती है वो तकरीबन 1800-1900 के करीब होती है। उस दिन वो ये थोड़ा सा क्योंकि डे टाइम का इशू होता है कि 12 बजे तक उस दिन टाइम ही होती है, तो इसलिए थोड़े से पेशेंट कम पड़ते हैं हमारे। और एवरेज हमारी जो है वो तकरीबन 2200, 2300, 2400, 2500 तक हमारा पेशेंट होता है पर डे के हिसाब से OPD में। तो संडे जो है वो OPD का ऑफ होता है। बाकी 24 आवर एमरजेंसीज जो हैं वो 24 आवर्स चलती हैं, उनमें संडे भी ऑफ नहीं होता, ना ईद जो भी गस्टेड हॉलीडेज वो कोई भी ऑफ नहीं होता। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, फातिमा, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। एक तो मैं डॉक्टर साहब को सलाम कहती हूँ जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें टीवी पे आके जी दे रहे हैं ताकि हम लोग अपडेट हों। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। फातिमा, ये इश्यूज होते हैं कि कुछ पेशेंट कहते हैं यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, हमें सही से ट्रेन नहीं किया गया, हमें कुछ मेडिसिन नहीं मिल रही। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इश्यूज हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट को फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं या हम खुद जाते हैं। अगर नहीं समझ आ रही होती, हम समटाइम नहीं पहुंच सकते तो हम अलाइड या फिर किसी और हॉस्पिटल में उन्हें रेफर करते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि हॉस्पिटल का अमला कोऑपरेट नहीं करता या काम नहीं करता या डॉक्टर साहब की कुछ नॉलेज में नहीं होता, लेकिन फिर भी इश्यूज हो जाते हैं। इस सूरत में जो कंप्लेन होती है, फिर कुछ स्पेशल इनका कंप्लेन सेल होता है कि जहाँ पे लोग बता सकें या कोई रिटर्न में बता सकें या स्पेशल डॉक्टर साहब इसको चेक करते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एंड डॉक्टर साहब, आपसे
सवाल। जी बिल्कुल, कंप्लेंट के हवाले से उन्होंने बात की है। देखिए, कोई भी कंप्लेंट अगर हो तो इन रिटन में वो कंप्लेंट की जा सकती है, और उसके साथ उसका ये मतलब होता है कि आप अपना आईडी कार्ड साथ अटैच करें और अपना फ़ोन नंबर प्रॉपर लिखें। आपको किसी भी ड्यूटी के दौरान कोई भी कंप्लेंट अगर आई है तो आप एमएस ऑफिस दे सकते हैं कंप्लेंट। इसी तरह हमारी इवनिंग और नाइट में डीएमएसएस मौजूद होते हैं। कोई भी कंप्लेंट अगर उस हवाले से इवनिंग और नाइट पे अगर कोई कंप्लेंट हो तो आप उसको दे सकते हैं, इन रिटन में दे सकते हैं। कोई वर्बल कंप्लेंट करनी है, आके बताना है, तब भी बता सकते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का अमला होता है ये तो हर वक्त मौजूद होता है 24 आवर्स ही, और ये संडे के दिनों में जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी मौजूद होता है, वो खुद से भी ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो हमारा हॉस्पिटल जो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बड़ा अच्छा सारा सिस्टम इसमें चल रहा है। लेकिन ज़ाहिरी बात है ये एक पब्लिक डीलिंग है सारी, और हर चीज़ में जो है वो पब्लिक जो है कई दफ़ा वो थोड़ा जल्दी चीज़ें चाह रही होती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रश की वजह से लेट होते हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए कि अपना ओपीडी में लाइन लगी हुई, अब हमारे आप देखिए कि मैंने रश के लिए जो हमारे तकरीबन क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम डाटा चलता है अब इस वक्त, तो 15 के करीब कंप्यूटर चल रहे होते हैं जो कि ओपीडी की पर्ची बनाते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात मैडम, कर? क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माशाल्लाह ठीक ठाक। आपका शो रोजाना में देखता हूँ, बहुत अच्छा जा रहा है। और मेरा ना एमएस साहब से एक छोटा सा सवाल है। जी जी। तो अक्सर अगर कोई गायनी की मरीजा को रात को लेकर आते हैं ना हॉस्पिटल में, तो 200% उन्हें ना रेफर कर दिया जाता है अलाइड में। और अगर जो वहाँ पर जो स्टाफ है ना, नर्स, और वो ये भी गवारा नहीं करती कि बेड पे आकर उनको बीपी ही चेक कर लें, मरीज को खुद ही चलकर ना उनके पास जाना पड़ता है, और वो बदतमीजी का लहजा बड़ा ना अख्तियार करती है। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ कीजिएगा। मैं था जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे। जी बिल्कुल, ये जो इन्होंने कंप्लेंट की है, ये कह रहे हैं, पहला नंबर तो ये कह रहे हैं कि लहजा जो है वो ठीक नहीं होता। तो ये है कि इसके लिए हम बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं, देखते भी हैं, उनको समझाते भी हैं कि पेशेंट के साथ जो बिहेवियर है ना उसको आपका अच्छा होना चाहिए। ज़ाहिरी बात है, एक मरीज़ है वो बिल्कुल तकलीफ़ में आता है, उस वक्त उसको परेशानी होती है, उसके अटेंडेंट परेशान होते हैं, और उनको अगर अच्छे तरीके से साथ काउंसलिंग कर दी जाए तो उस वक्त जो है वो काउंसलिंग के साथ ही जो है ना काफ़ी बेहतरी आ जाती है। तो इसके ऊपर मज़ीद फोकस करेंगे। लेकिन ये जो आप रेफ़र वाला काम कह रहे हैं कि रेफ़र जो पेशेंट किया जाता है, तो समटाइम ये होता है कि हमारे पास पेशेंट गायनी में आता है तो उस वक्त तो ज़ाहिरी बात उसको कंप्लेंट होती है कि उसको पेन हो रही होती है इस तरह ही, लेकिन उसके बाकी पैरामीटर सारे देखने पड़ते हैं कि आइदर वो उसकी टर्म पूरी हो चुकी है उस वक्त कि नहीं पूरी हो सकी, उस पर कितना गैप है। अगर सपोज उसको प्री मैच्योर पेन शुरू हो गई है तो उसको ये पेन किलर इंजेक्शन लगा के उसको जो है वो घर कह दिया जाता है कि अभी आपका टाइम पूरा नहीं हुआ, आप घर जाएँ, और फिर उसके बाद दोबारा फिर मॉर्निंग पे आके चेक करवा लें। ठीक है, अननेसेसरी या मतलब कि बिला वजह से रेफ़र अब जो है वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो अगर दोबारा कोई भी आपको ऐसी कंप्लेंट हो तो मैं वहाँ पे मौजूद होता हूँ। तो रात तक मैं उधर ही होता हूँ, मोस्टली 8-9 बजे तक। तो अगर कोई ऐसी कंप्लेंट हो कि आपको नाइट पे कोई पेशेंट आपका आया और जिसको रेफ़र किया गया, तो काइंडली वो आप एडमिन के इल्म में ज़रूर दें ताकि हम उसको मज़ीद दे सकें कि इसको क्यों रेफ़र किया है। एंड आपको लगता है कि कंप्लेंट मैनेजमेंट इस वक्त सही है? देखिए, इसकी कंप्लेंट जो भी है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको चेक किया जाता है कि आइदर ये कंप्लेंट जो है ये बिल्कुल जस्टिफाई हो रही है, वो बंदा जो कंप्लेंट कर रहा है वो वाकई ठीक कंप्लेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फ़ौरन उसके ऊपर जो है प्रॉपर एक इंक्वायरी की जाती है, डिपार्टमेंट में इंक्वायरी होती है, और ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा है, जो हमने इसको वहाँ पे रखा हुआ है, जिस तरह वो कंप्लेंट करने में भी आसानी है। उसके बाद दोनों जितने भी जो भी बंदा उसकी कंप्लेंट करता है उसको बुलाया जाता है, उसकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं सुना जाता है, और फिर उसके मुताबिक ही उसका जो है वो अमल उसके ऊपर किया जाता है, और जो भी उसका ज़िम्मेदार हो उसको प्रॉपर उसकी सज़ा दी जाती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। हाइजीन कहाँ पर स्टैंड करती है करंटली हॉस्पिटल की, और किस तरह से मेक श्योर करते हैं कि मेडिकल वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है? देखिए, मेडिकल वेस्ट जो है हमारी ये फैसलाबाद में इस वक्त हमारा जो हॉस्पिटल है ये इंसिनेटर गवर्नमेंट ने इसको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, तो मेडिकल वेस्ट जो है ये प्रॉपरली रोज़ाना हर डिपार्टमेंट से इकट्ठी की जाती है, और इसमें इन्फेक्शियस वेस्ट अलहदा होती है और दूसरी जनरल जो जिसको हम कहते हैं कि कॉरपोरेशन की वेस्ट है वो अलहदा होती है। और उनके लिए पहले से जिस तरह की पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने डायरेक्शंस दी हुई हैं उसके मुताबिक उनको पहले ही उनके लिए बॉक्सेस अलग-अलग बनाए जाते हैं, और उसके बाद उसका कलेक्शन सिस्टम भी अलग से होता है।
और उसके बाद हर डिपार्टमेंट बाई वेट जो है वो रोज़ाना की अपनी अपनी वेस्ट जो है वो इंसिनेटर तक पहुंचाते हैं। और इंसिनेटर में हम रोज़ाना जो है ना वो अपने हॉस्पिटल के जो वेस्ट होती है, इन्फेक्शियस वेस्ट होती है, उसको हम रोज़ाना उसको इंसिनेट करते हैं। रोज़ाना 2 से 3 प्रोसेस उसके किए जाते हैं जिससे वो इंसिनेट हो जाती है। और जैसे जैसे उसका जो जो क्राइटेरिया हेल्थ केयर कमीशन ने हमें बताया हुआ है उसके मुताबिक उसको फॉलो किया जाता है। और हाइजीनिक कंडीशंस बाकी जो जनरल हॉस्पिटल की सफाई है उसके लिए उसको आउटसोर्स किया हुआ है सफाई को। वो जेनिटोरियल अमला जो होता है वो प्रॉपरली वो काम करता है। इसी तरह हमारे जो सेंट्री वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जनरल हॉस्पिटल इस्लामाबाद का जो है हाइजीनिक कंडीशन बहुत अच्छी है सफाई सुथराई के हवाले से। स्टाफ ट्रेनिंग कहाँ पर स्टार्ट करती है एंड किस तरह मेक श्योर करते हैं कि जो भी न्यू हायर्स हैं वो वेल ट्रेंड हैं? जो हमारे पास आपको पता है कि जो अगर देखा जाए स्टाफ नर्सेज जो हमारे पास आती हैं वो ऑलरेडी पहले ही क्योंकि उनका टीचिंग हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस होता है वो फुल ट्रेंड होती हैं। लेकिन कोई भी ऐसी नई बात जो अगर कोई नया काम जैसे जो मैंने आपको बताया ERC की बीबी और एंडोस्कोपी और इस तरह की चीज़ें जो डिपार्टमेंट में होती हैं तो जब वो उनके सीनियर होते हैं वो प्रॉपरली उनको सिखाते हैं, प्रॉपरली की वर्कशॉप मुनक्कद कर दी जाती है जिसमें वो हफ्ते के 1 हफ्ते जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास नए मेडिकल ऑफिसर्स आए हैं तो हमने 1 वीक के लिए उनको मेडिको लीगल की ट्रेनिंग के लिए भिजवाया जिसको FMU में फोरेंसिक डिपार्टमेंट ट्रेनिंग करवा रहा है। ये जैसे जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब डायरेक्शन देते हैं कि ये चीज़ जो है इसको किया जाए तो इसी तरह जैसे ये उनकी डायरेक्शन थी तो हमने अपना जो न्यूली अपॉइंटेड मेडिकल ऑफिसर जो हैं उनको वहाँ पे 1 वीक के लिए ट्रेनिंग के लिए भिजवाया। और इसी तरह जो इंटरनल हमारे हॉस्पिटल में जो जो ट्रेनिंग हो सकती हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट लेवल पे होती हैं। टीचिंग के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि रोज़ाना अपनी अपनी कोई ना कोई असाइनमेंट्स रखी होती हैं, कोई ना कोई टॉपिक रख के उसको बाकायदा जो है वो बाद में उसकी प्रेजेंटेशन दी जाती है और प्रेजेंटेशन को मॉनिटर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सारे डिपार्टमेंट्स के। अभी लास्ट टाइम तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमारे हॉस्पिटल में ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रॉपर वर्कशॉप जो है उसका इनेकाद किया गया जिसमें 8 जो थे कंसल्टेंट जो थे वो इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए थे। तो उन्होंने प्रॉपरली हमारे हॉस्पिटल में आके हमारे सेटअप में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ सारी अपनी जितनी उनकी स्किल्स थी उनको शेयर किया। हायरिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या फैक्टर्स होते हैं? हायरिंग जब आप हायर कर रहे होते हैं किसी को भी, देखिए न्यू डॉक्टर, न्यू टीम, एक तो मतलब कि क्राइटेरिया एक जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसी के मुताबिक फॉलो किया जाता है। क्या क्राइटेरिया अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? देखिए जिस तरह अभी ये हमारे डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट हुई है तो उसमें वो प्रॉपरली उसका ये होता है कि उसकी वो कोई भी डॉक्टर जो ग्रेजुएट हो प्रॉपर MBBS उसने किया हो, उसके बाद उसकी हौज़ा मुकम्मल हो, हौज़ा के बाद जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उसकी रजिस्ट्रेशन उसके पास हो, ठीक है। और इसी तरह फिर अगर सपोज़ उन्होंने कोई काम किया है कहीं पे उसका जो एक्सपीरियंस होता है उसको काउंट किया जाता है। स्किल्ड वर्कर जितने भी होते हैं उनके मुताबिक उनकी जो भी सबसे पहले एकेडमिक जो वो पूरे होने चाहिए। उसके बाद जो फर्दर जो भी प्रॉपर उनकी जो रजिस्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर पूरा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए वैलिड। तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलता है। उसके बाद फिर अभी गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया बनाया था इनके लिए तो वो उन्होंने प्रॉपर उसके नंबरिंग रखी थी, एकेडमिक अलहदा था, एक्सपीरियंस अलहदा था और उसके बाद एक्स्ट्रा डिग्री के नंबर अलहदा थे और हिफ्ज़ कुरान के नंबर थे। तो इंटरव्यू जो था इस वक्त इस दफ़ा सिर्फ 10 नंबर का इंटरव्यू था। तो 10 नंबर में जो 5 मेंबर्स बैठे होते हैं 5 मेंबर्स के पास 2-2 नंबर थे इंटरव्यूज़ के। तो फिर ये सारे प्रोसेस से ये जो है ना सिलेक्शन होती है। पेशेंट्स के साथ या हॉस्पिटल के साथ आपकी इस वक्त सबसे ज़्यादा कंसर्न्स क्या हैं आने वाले वक्त में? देखिए वहाँ पे मैंने अपना एक स्लोगन जो बनाया हुआ ये है, वी आर हेयर फॉर फैसिलिटेशन द पेशेंट्स नथिंग एल्स। हम वहाँ पे बैठे हैं सिर्फ मरीजों को फैसिलिटेट करने के लिए। और मेरे डिपार्टमेंट जब मुझे पूछते हैं कि आप MS साहब हमसे कब खुश होंगे, मैं कहता हूँ मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब एक ऐसा शख्स बिल्कुल आए हॉस्पिटल में जिसको कोई जानने वाला ना हो, वो आए, वो आके हॉस्पिटल में आए, अपना ट्रीटमेंट ले और वो वापस चला जाए। तो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें देख के बड़ा दिल खुश होता है। वहाँ पे सिस्टम जब चल रहा है सारे डिपार्टमेंट आपस में मिलके काम करते हैं। तो वैसे तो कोविड के दिनों में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए हमारे पास जिनका C-सेक्शन जो ICU में किया गया बेड के ऊपर, जब वो वेंट के ऊपर थे फीमेल्स। तो जो लास्ट टाइम अभी जो तकरीबन शायद 1 महीना पहले की बात है जिसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई थी वो जब तो हमारे पास एक फ़ीमेल आई थी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, शी वाज 8 मंथ प्रेगनेंट। उसको हमारे जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उसको एडमिट किया, मेडिसिन डिपार्टमेंट में उसने उसको सपोर्ट मुहैया की उसी वक्त उसकी इमरजेंसी में। उसके बाद उसको ICU में शिफ्ट किया गया।
ये इनका आपस में लाइजन देखें। और आईसीयू में चला गया पेशेंट, आईसीयू में जाने के बाद आईसीयू ने डिसाइड किया कि उनके जो हेड थे कि इसका फौरन सी सेक्शन होना चाहिए। तो फौरन हमने गायनाकोलॉजिस्ट जो हमारी हैं उनको कॉल किया गया। तो गायनाकोलॉजिस्ट जब उधर आई तो उन्होंने उसी आईसीयू के बेड के ऊपर उसका सेक्शन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्वाइव हो गई और घर चली गई। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। इस तरह के केसेस कोविड में बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन ये एक आम रूटीन में ऐसा केस था जिसमें कि ये सारी चीज़ें उस फीमेल्स को आते ही मेरे हॉस्पिटल में मिल गई और कोई भी किसी किस्म की सिफारिश नहीं थी उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर बड़ा खुश हुआ और मैंने अपने सारे डिपार्टमेंट्स को बड़ा अप्रिशिएट किया। ऐसे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी चैनल। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद के हवाले से एंड डिफरेंट कंसर्न्स, इशूज़, कंप्लेंट्स एंड obviously there's always room for growth and there's always room for improvement and ये चीज़ हमें हमेशा साथ लेकर चलनी चाहिए। कंप्लेंट्स सिर्फ तनकीद नहीं होती बल्कि एक्चुअली में वो इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ आपके लिए हाईलाइट कर रहे होते हैं। एंड क्या आप अग्री करेंगे इस बात से कि कई दफ़ा पेशेंट की कंप्लेंट्स और रियली जो आपको लीड करती हैं कि अच्छा ये एक प्रॉब्लमैटिक एरिया हो सकता है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मे बी हम इसको बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पेशेंट्स की कंप्लेंट तो जाहिर बात है जो उस वक्त सफ़र कर रहा होता है या अटेंडेंट वहाँ पे जो होते हैं जो उनको तकलीफ़ महसूस होती है उस वक्त, तो उसको देखना पड़ता है उसको ताकि इसका हल कर सकें। जैसे आपने हाइजेनिक कंडीशन की बात की थी, देखें जब भी वहाँ पे लोग आते हैं तो अगर हमारी अच्छी हाइजेनिक कंडीशन, जब वो हमारे पास आएंगे बेड के ऊपर बेड की चादर साफ़ सुथरी होगी, वार्ड जो है वो साफ़ सुथरा होगा। इसी तरह स्पेशली जो होता है हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में वो जो हमारे टॉयलेट्स होते हैं उनको वो अच्छे साफ़ सुथरे होने चाहिए ताकि जो है वो सारी चीज़ें जो है हाइजेनिक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फिर वहाँ पे आपका पेशेंट जो है उसको बाकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी कि उनको वो प्रॉपरली वहाँ पे लेट सके प्रॉपर, और आप उसको प्रॉपर उसको जो अटेंडेंट उसको बैठने की जगह दें प्रॉपर, और उसके बाद उसका एनवायरनमेंट जो है वो ठीक होना चाहिए। अगर सपोज गर्मी है तो प्रॉपर HVAC सिस्टम से ही चल रहा हो, AC से ही चल रहे हों, और इसी तरह अगर सर्दी है तो वही HVAC सिस्टम जो हीट प्रोवाइड कर रहा है प्रॉपर के नहीं कर रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये पेशेंट को बेहतर करने में बहुत अहम होती हैं, ठीक है। और उसके बाद मेडिसिन की बात आ जाती है कि प्रॉपर उसके वाइटल्स टाइम से चेक हो रहे हैं। जैसे हमारे टाइमिंग होती है कि वो सुबह 6 बजे वाइटल चेक किए जाते हैं, दोपहर को 12 बजे किए जाते हैं, फिर शाम को 6 बजे, फिर रात को 12 बजे इस तरह। तो और इसी तरह मेडिसिन का शेड्यूल होता है कि इधर वो BD सुबह शाम की मेडिसिन है, 3 वक्त की है या 4 वक्त की मेडिसिन है। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? आज मैं बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से ही बात कर रही हूँ। जी, कुछ शेयर करेंगे? आपका एक प्रोग्राम जी चल रहा था, तो उसमें मैंने यही थोड़ा सा बताना था कि मेरी सिस्टर आई थी लास्ट वीक ना जी, उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो रात को आई थी 8:30-9 बजे के करीब। तो इधर जब आए हैं तो हम लोग देख के तो इतने सरप्राइज हुए थे कि फैसलाबाद में भी ऐसे हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के कि जिसकी लुक, जिसकी डीलिंग बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी थी। तो डॉक्टर ने उनके ना हेड इंजरी थी, डॉक्टर ने फौरन कहा कि इनका CT स्कैन करना है। तो इमरजेंसी में CT स्कैन किया और इमरजेंसी में उन्होंने कोई फी नहीं ली और पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छा इलाज हुआ और हॉस्पिटल इतना साफ था कि हम लोग कहते हैं कि ऐसे इदारे हमारे होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए कि जो वाकया ही हमारे मुल्क की इज्जत को बढ़ाएं, हमारे लोगों को सुकून दें, जिससे हमें खुशी मिले। कि हम देख के बहुत खुश हुए थे कि हमारा मरीज उस माहौल को देख के ही खुश हो गया था और ठीक हो गया था। हालांकि एक्सीडेंट देख के सुन के सारे घर वाले बहुत खौफजदा थे। तो उसके लिए मैंने MS साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कहना है कि इन्होंने बहुत अच्छा अपना इदारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है और बाकी भी मरीजों के लिए ये वसीला अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, इनको इज्जत दे और इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे और डेफिनेटली लाइक आई सेड बिफोर कि कई दफ़ा क्रिटिसिज्म जहाँ पे आपको सही डायरेक्शन में पॉइंट करता है वहीं पर
जब आपको कहीं किसी चीज़ पे अप्रिशिएट किया जाता है तो दैट डज द सेम थिंग एज वेल, कि आपको उन एरियाज़ के बारे में शायद आइडिया होता है जहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें अच्छी रन कर रही हैं। किन चीज़ों पर आने वाले वक्त में काम करना चाहेंगे, कहाँ पर बेहतरी लाना चाहेंगे? देखिए, मैं जो अपनी सर्जिकल इमरजेंसी है उसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहूँगा, कि उसको इम्प्रूव किया जाए ताकि हमारे कोई भी ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर जिनके लिए हमें मजबूरन अलाइड हॉस्पिटल या DHQ हॉस्पिटल पेशेंट रेफ़र करना पड़ता है उसको इम्प्रूव करें, और ताकि हमारा जो भी हमारे इलाके के लोग हैं या जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो अच्छे फैसिलिटेट हों। इसी तरह हमारे पास जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है उसके लिए मैं मज़ीद बेहतरी चाहूँगा, ठीक है ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन हमारे पास होते हैं। फर्दर मैं उसको नी रिप्लेसमेंट के लिए जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि हम वहाँ पे नी रिप्लेसमेंट भी करें। तो और इसी तरह जो है मज़ीद इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट जिस तरह न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया कि हमारे पास नहीं रन कर रहा, तो उसको किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, वो न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट वहाँ पे शुरू किया जाए। डायलिसिस हमारे पास जो है वो यूनिट नहीं है इस वक्त, तो उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ना हमें यहाँ पे डायलिसिस के लिए जो है ना वो कुछ मशीनें यहाँ पे लगाई जाएँ डायलिसिस के लिए, ताकि इसकी पेशेंट भी जो है ना वो लाइट रेफर ना हो या DHQ ना जाए। ये सारी चीज़ें हैं। नर्सरी अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ड्रन की नर्सरी पहले हमारे होता था, जैसे पहले एक कॉलर ने कहा था कि गायनी का हमारा केस जो था, तो वो जो उस वक्त ये इशू शायद हो इनके साथ के जो डिलीवरी होनी, जैसे प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए, 7 मंथ में डिलीवरी हो जाती है या सेक्शन करना पड़ता है मजबूरन, तो बच्चे को नर्सरी में रखना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा नर्सरी का सेटअप बहुत अच्छा है, तो इसके लिए भी जो है ना वो मैं बड़ा मुतमिन हूँ कि नर्सरी को मैं मज़ीद, अब उसके लिए मैंने जो है रिक्वेस्ट की हुई है हमारे वाइस चांसलर साहब को भी कि हमें जो है ना वो एक तो स्किल्ड बंदा होना चाहिए साथ, जो हमें प्रोवाइड कर दें वो साथ, और साथ मैंने कम से कम 2 वेंटिलेटर बच्चों के लिए प्रोवाइड कर दें। एंड स्टाफ ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं ये एक नया ट्रेंड है, एंड अब आकर इसमें कुछ चीज़ें होना शुरू हुई हैं इस डायरेक्शन में। बट फॉर ऑल द फीमेल्स जो काम करती हैं एंड दे हैव किड्स, क्या मेक श्योर करते हैं किस तरह से कि वो फॉर एग्जांपल बच्चों को साथ अगर लेकर आती हैं या उनके लिए डे केयर या कोई भी इस तरह की फैसिलिटी? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में डे केयर पहले नहीं था, लेकिन अभी हमने इनिशिएटिव लिया है कि एक ना, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जो एवरेज मैंने देखा था कि अगर एक शिफ्ट में तकरीबन 2 या 3 फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को लेके आती हैं साथ, तो उनके लिए एक अलहदा से एक जो है ना वो कमरा जो है ना हमने डे केयर के लिए हवाले से उसको मेंटेन किया है कि वहाँ पे जो है ना बच्चों को रखा जाए, ठीक है ना। अदरवाइज़ बाकी ड्यूटी के हवाले से हम फैसिलिटेट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, और जिनके ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको उस हिसाब के साथ मैनेज किया जाता है कि वो अपने घर के सेटअप के हिसाब से उस तरह कर लें, ड्यूटीज़ कर लें, ताकि आसानी से वो अपना बच्चों की केयर भी करें और अपने हॉस्पिटल में भी जब आएँ तो ड्यूटी करें तो उसमें भी उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम टेंशन ना फील हो कि जिसमें वो प्रॉपरली ड्यूटी ना कर सकें। एंड कहीं पर आपने अगर एक्सपीरियंस किया हो बच्चों की तरफ से या जो बच्चे साथ आते हैं स्पेशली एज अटेंडेंट्स, उनको किस तरह से टैकल करते हैं, किस तरह से स्टाफ मेक श्योर करता है कि अगर फॉर एग्जांपल मदर उस वक्त ट्रीटमेंट ले रही है तो बच्चे कौन संभालेगा? जो पेशेंट्स के बच्चे होते हैं, पेशेंट के साथ तो आपको पता है कि जो अटेंडेंट्स होते हैं यूजुअली, अटेंडेंट जो होते हैं उनके साथ तो हमने वो उनको कोशिश करते हैं कि जो लिखा भी होता है हॉस्पिटल्स के बाहर के 5 साल की उम्र के छोटे बच्चे जो उनको ना लेके आया करें, क्योंकि उनके लिए ज़ाहिरी बात है वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता, तो उनके लिए तो एज अलहदा से कोई ऐसा सेटअप नहीं हमने रखा हुआ। तो उस पर तो यही इनको गाइड किया जाता है कि जो बच्चा किसी के साथ है, बहुत मजबूरी हो तो कोई लेके आए अपने साथ, अदरवाइज वो कहा जाता है कि छोटे बच्चों को घर छोड़ के आए। अडल्ट के साथ हम छोटे बच्चों को नहीं रहने देते वहाँ पे। एंड फैसिलिटीज़ के बारे में भी बताया कि आने वाले वक्त में कोई ऐड करना चाह रहे हो, एक्सपेंशन के कोई प्लान हो? एक्सपेंशन हमारी 100 बेडेड एमरजेंसी जो है उनमें PC1 हमने भिजवा दिया हुआ है ऑलरेडी पहले, तो वो अंडर प्रोसेस है। उसमें हमारी सारी एमरजेंसीज जो हैं उनके लिए टोटल 100 बेडेड एमरजेंसी होगी, और उसमें हमारी मेडिसिन, सर्जरी और चिल्ड्रन और गायनी सबकी मेडिसिन हमने एक अलहदा से सेटअप एक वहाँ पे बनाया गया एमरजेंसी का, जिसके लिए प्रॉपर हमने PC1 बना के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सेंड कर दिया हुआ, और वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही तकमील आएगा। और हमारे हॉस्पिटल में MRI मशीन नहीं है, CT स्कैन है, MRI नहीं है, तो उसी 100 बेडेड एमरजेंसी के साथ हमने MRI भी रखा हुआ है साथ, कि हमें वो भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाए। और इससे फिर अगर ये एक 100 बेडेड एमरजेंसी हमारी बन गई तो ये हमारे इलाके के लिए, आवाम के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी मज़ीद एक।
एंड अगर आप एरियाज़ की बात करते हैं, फैसलाबाद शहर में किन एरियाज़ को यूजुअली आप केटर कर रहे हैं इस वक्त? हमारे पास तो मैंने एक बताया कि जैसे हमारा डिपार्टमेंट है गैस्ट्रोंटोलॉजी डिपार्टमेंट, उसमें तो पूरे पंजाब से पेशेंट रेफर होकर हमारे पास आते हैं। तो बाकी जो है वो आपको पता है गुलाम अहमदाबाद जो है एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, और इसकी जो अब पेरीफ्रीज हैं इसकी सारी साथ उसके बहुत सारी कॉलोनी जिसके साथ और अटैच हैं। तो इसी तरह देख लें कि हमारा जो ओपीडी है तो वो अलाइड या डीएचयू से कम नहीं है अगर इसको कंपैरिजन किया जाए। अगर अलाइड का कंपैरिजन किया जाए इस तरह, तो अलाइड तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो फिर भी हमारा ओपीडी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये सिर्फ यही है कि हमारा वो जो एक तो हमारी अपनी कॉलोनी बहुत बड़ी गुलाम अहमदाबाद की, और फिर उसके साथ अटैच कॉलोनीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे एरियाज़ जो हैं वो सारे वो ड्रेन करते हैं वहाँ पे, वो सारे पेशेंट वहाँ से आते हैं हमारे पास। रिमोट एरियाज़ या एरियाज़ जो के एसेसिबल नहीं हैं आसानी से, अगर कभी वहाँ से पेशेंट्स आपके पास आएँ या फिर आपको वहाँ पर इन एन एक्सीडेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन बुलाया जाए एम्बुलेंस को, किस तरह से उसको टैकल करते हैं? देखिए एम्बुलेंसेज का जो है वो तो अब एक गवर्नमेंट ने अलग से सेटअप बना दिया हुआ है। वो 1122 एम्बुलेंसेज जो हैं वो उनके पास हैं। हमारे हॉस्पिटल के पास भी जो एम्बुलेंसेज थी 4, वो तकरीबन आज से कोई 4-5 साल या 6 साल पहले 1122 के डिपार्टमेंट को दे दी गई थी। दूसरा ये होता है कि जैसे पुरानी बात है, शायद लोगों को याद ना हो कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस उस इलाके में फैला था, शायद 2006 की बात है या 5 की इसमें। तो उस वक्त वहाँ पे जो गुलाम अहमदाबाद के जो स्पर्ब्स हैं वहाँ पे वो पानी की सप्लाई में कोई इशू आया था। तो उस वक्त जो थे वो बहुत सारे मरीज़ जो थे हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल में आए थे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के, लूज मोशन वॉमिटिंग के साथ। तो मैं उस वक्त एज ए मेडिकल ऑफिसर वहाँ ड्यूटी कर रहा था और मेरी नाइट ड्यूटी थी। तो क्योंकि उस वक्त बहुत कम पेशेंट एडमिट करते थे हम, वहाँ पे 40 बेडेड हॉस्पिटल था। वो फर्स्ट नाइट थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिसमें मैंने 19 पेशेंट एडमिट किए थे, और उस नाइट पे हमारे मेरे रिसीव एक्सपायरीज 2 मेरे पास आई थी उसी नाइट पे। इतना सीवियर गैस्ट्रोएंटेराइटिस का हमला। और उस वक्त हमने जो थे वो वहाँ पे हमने अपना अमला जो था वो दूसरी जगह पे भिजवाया भी था, जो लोकल्स एरिया थोड़े थोड़े दूर थे जहाँ से मरीज़ नहीं पहुँच, क्योंकि डिहाइड्रेशन बड़ी सीवियर हो जाती थी पेशेंट को और फ़ौरन इमीडिएट उसको जो था और ट्रीटमेंट करना पड़ता था। तो हमने फिर इसके करीब करीब इलाके जितने ऐसे थे जहाँ पे पेशेंट ज़्यादा थे, तो हमने वहाँ पे अपनी हॉस्पिटल्स की टीम जो थी वहाँ भिजवाई। तो जो उन्होंने जाके वहीं पर उनका ट्रीटमेंट, जैसे हमने किसी को वहाँ पे देखा किसी का बड़ा घर है तो उसके 2 कमरे लेके तो उसमें 4-6 बेड लगवा के, तो फिर उस वक्त वो वहाँ पे इस तरह हमने काम शुरू किया था। आज से अगर आप गोइंग बैक टू व्हेन आपने ज्वाइन किया था, तो क्या डिफरेंस है? पर्सनली आप कहाँ पर ग्रो कर पाए, एंड एज अ हॉस्पिटल जब आपने देखा उसको बेहतर होते हुए, बढ़ते हुए, एक्सपैंड होते हुए, तो वो क्या ऑब्जर्वेशन थी आपकी? देखिए जब मैं इस हॉस्पिटल में आया था तो उस वक्त ये 40 बेडेड हॉस्पिटल था। मैं 2004 में यहाँ पे आया था। तो उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ फर्दर, सबसे पहले जो था उस वक्त तो MS साहब थे, उन्होंने यहाँ पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड की कि मेडिको लीगल यहाँ पे होना शुरू हुआ था उस वक्त। तो जिससे जो है ना वो लोगों का टर्न ओवर बढ़ा यहाँ पे, और उसके बाद फिर फर्दर आहिस्ता आहिस्ता फैसिलिटीज़ बेहतर होती गई, डिपार्टमेंट बेहतर होते गए। तो मैं तो इस हॉस्पिटल को तरक्की करते हुए देख रहा हूँ। तरक्की के हवाले से जैसे कि डिपार्टमेंट बढ़ रहे हैं, पहले से ज़्यादा कंसल्टेंट ज़्यादा आ चुके हैं, फैसिलिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा फैसिलिटेट हो रहे हैं, हर हवाले से मेडिसिन भी मिल रही है और प्रोसीजर्स भी हो रहे हैं सारे, ठीक है। तो पर डे के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे तकरीबन 20 to 25 प्रोसीजरल केसेस होते हैं। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा अच्छा फील करता हूँ कि मेरा हॉस्पिटल जो है तो ये बड़ा अच्छा तरक्की कर रहा है और मतलब अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अपने इलाके को, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी महसूस हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन दूसरे हॉस्पिटल्स बेहतर परफॉर्म करें, या अगर उनको एनालाइज करते हैं क्या सीखना चाहेंगे, क्या पिक करना चाहेंगे उनसे? देखिए कंपैरिजन अब अलाइड से DHQ से कंपैरिजन नहीं होता हमारा, वो तो बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं और जितना बड़ा आपको पता कि ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितना बड़ा अदारा होगा उसके मसाइल भी उतने ही बड़े होंगे। तो हमारा हॉस्पिटल तो 250 बेडेड है। 250 बेडेड के हवाले से अगर हम इसको कंपेयर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 250 बेडेड में हॉस्पिटल में अगर मेरा ख्याल पूरे पंजाब में भी कंपेयर किया जाए तो मेरा ख्याल मेरा हॉस्पिटल बहुत आगे है। अच्छा, एंड ऑब्वियसली ग्रोथ के प्लान्स एंड एक्सपेंशन, आई रियली होप कि जिस तरह के आपके प्लान्स हैं आप उनको फॉलो कर पाएंगे, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।